मेरे जितने भी एस्पिरेंट हैं यूजीसी नेट इंग्लिश लिटरेचर के, आपको मैं यही सबसे पहले बोलूँगी, प्लीज़ आप अपने आप को परेशान मत कीजिए। कोई बात नहीं, अगर आपका री एग्ज़ामिनेशन है, दोबारा से आप रिवाइज़ कर सकते हैं। सिर्फ आप रिवीजन को इम्पोर्टेंस दीजिए। मैं आपको अभी भी बोल रही हूँ, रिवाइज़ कीजिए। बहुत सारा टाइम नहीं हुआ है आपने जो पहले पेपर दिया है, ठीक है। रिवीजन से भी आप अपनी पोजीशन गेन कर सकते हैं और दोबारा पेपर को क्वालिफाई कर सकते हैं विदाउट हैविंग मच टाइम। आज की रिवीजन में मैं आपके लिए कुछ स्पेसिफिक राइटर्स के मेजर वर्क्स लेकर आई हूँ जो यूजीसी नीट इंग्लिश लिटरेचर के एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज हम इन वर्क्स को सिर्फ रीड नहीं करेंगे, बल्कि देखो, मैं एग्जाम ओरिएंटेड वे में आपको रिवाइज कराने की पूरी पूरी कोशिश करूंगी, ताकि एक ही रिवीजन से आप मल्टीपल टाइप्स ऑफ क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकें। और जितने भी मैं राइटर्स लेकर आई हूँ, ट्रस्ट मी, ये सभी इतने इंपॉर्टेंट हैं और यूजीसी नेट में आपसे ऑलमोस्ट पूछे जाते हैं, ठीक है। तो हम वही चीज़ें कवर करेंगे। ऑन स्क्रीन आप देख सकते हैं ई.एम. फोस्टर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट राइटर, ब्रिटिश नॉवलिस्ट, एसेइस्ट और क्रिटिक थे, जिनका टाइमलाइन वी हैव, मैं लिख देती हूँ यहाँ पर, क्योंकि देखिए टाइमलाइन से भी आपको क्वेश्चन बनती है। 1879 से लेकर 1970, ये इनका बेसिकली टाइमलाइन है। और ये आपके ब्रिटिश नॉवलिस्ट, एसेइस्ट और क्रिटिक थे। और इनका जो, अगर मैं एक्टिव पीरियड की बात करूँ, मेनली अर्ली 20th सेंचुरी के साथ इनका एसोसिएशन था। मतलब एडवर्डियन पीरियड के इंपॉर्टेंट राइटर्स में से एक कंसीडर किए जाते हैं आपके ई.एम. फोस्टर। अब बात कर लेते हैं इनका बेसिकली वो फेमस कंट्रीब्यूशन क्या रहा। तो देखो, इनकी जितनी भी नॉवेल्स होती है ना, आप जिस भी राइटर को पढ़ो, पहले तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि आपका राइटर किस थीम को बेसिकली फोकस कर रहा है। तो अगर मैं ई.एम. फोस्टर की बात करूँ, तो इनकी नॉवेल्स में आप देखेंगे डील किया जाता है ज़्यादातर ह्यूमन रिलेशनशिप को, क्लास डिविजन्स को, सोशल कन्वेंशंस और ईस्ट वेस्ट कॉन्फ्लिक्ट्स को। और आपको पता है इनका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन क्या है, क्योंकि देखिए यूजीसी नेट में ना इन्हीं एस्पेक्ट्स को पूछा जाता है। फोस्टर ने नॉवल में सोशल रिलेशनशिप और ह्यूमन कनेक्शन को काफ़ी इंपॉर्टेंस दी, और यही इनका बेस्ट कंट्रीब्यूशन समझा जाता है एज ए राइटर, राइट। मतलब ये जो कॉन्फ्लिक्ट्स की बात करते हैं, लाइक इंडिविजुअल, सोसाइटी, राइट, पर्सनल रिलेशनशिप, सोशल कन्वेंशंस, डिफरेंसेस ऑफ क्लासेस, क्लास का क्या बैरियर्स रहता है, ईस्ट वेस्ट, मतलब इन सभी कॉन्फ्लिक्ट्स को इन्होंने इंपॉर्टेंस दी। और आपको ये पता भी होगा, इन्होंने एक आइडिया भी दिया था, दैट इज़ ओनली कनेक्ट। और मैं आपको रिमाइंड करा दूँ, यूजीसी ने कई बार इस पर्टिकुलर आइडिया के बारे में पूछ चुका है। ओनली कनेक्ट करके इन्होंने आइडिया दिया था। आई एम टेलिंग यू अबाउट दिस इन डिटेल मैनर नाउ। ओनली कनेक्ट एक फेमस आइडिया है जो आपके ई.एम. फोस्टर ने दिया था अपनी नॉवल हावर्ड्स एंड में, ठीक है, जो यहाँ पर मेंशन है, जो इनकी 1910 में पब्लिश हुई थी। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट 5th नंबर ऑफ नॉवल। तो इस पर्टिकुलर नॉवल में इन्होंने इस आइडिया को दिया ओनली कनेक्ट करके, जिसमें इनकी जो सेंट्रल फिलॉसफी थी, मतलब उसका एक जो पर्पस था, दैट इज़ जेन्युइन ह्यूमन कनेक्शन, राइट। मतलब उस पर इन्होंने बात की। और आपको पता है फोस्टर किस पर्टिकुलर थीम्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, जो मैंने आपको अभी बताया, लाइक ह्यूमन रिलेशनशिप, क्लास, सोशल कन्वेंशन, इंडिविजुअल फ्रीडम और ईस्ट वेस्ट कॉन्फ्लिक्ट्स। अब फॉर एग्जांपल देखो, अगर हार्वर्ड एंड की बात करूँ, जो इनका वर्क है यहाँ पे नंबर 5th आपके ई.एम. फोस्टर का, तो इसमें इन्होंने क्या दिखाया, क्लास कॉन्फ्लिक्ट्स। उसके बाद इनका जो अ पैसेज टू इंडिया था, 1924 में पब्लिश हो रहा था, नंबर 6 जो है यहाँ पर, इसमें इन्होंने क्या दिखाया, इस पर्टिकुलर वर्क में आपको ईस्ट और वेस्ट का एनकाउंटर देखने मिलेगा, है ना। उसके बाद इनका आपने म्यूरिस देखा होगा, जो यूजीसी नेट में कई बार आपसे पूछा है। यहाँ पर भी मैंने नंबर 7 है आपका मेंशन किया है, दैट इज़ जो पोस्टमस पब्लिश हुआ था। इस पर्टिकुलर वर्क में इन्होंने लव और होमोसेक्सुअलिटी एंड सोशल रिस्ट्रिक्शंस को इंपॉर्टेंस दिए। होमोसेक्सुअलिटी से तो क्वेश्चन भी आपको यूजीसी नेट में पूछा था, टारगेट किया था ई.एम. फोस्टर के म्यूरिस को, ठीक है, जो इनका 1971 में पब्लिश हो रहा है। कीप इन योर माइंड, आफ्टर द डेथ ऑफ ई.एम. फोस्टर, क्योंकि ई.एम. फोस्टर 1970 में उनकी डेथ हो रही है और 71 इट वाज पब्लिश। ये चीज़ें आपको कनेक्ट करके स्टडी करनी है। उसके बाद देखिए, आपने इनका अ रूम विद अ व्यू देखा है ना, ये जो वर्क है इनका नंबर 3 1908 में आ रहा है। इस पर्टिकुलर वर्क में इन्होंने किस थीम्स की बात की, ट्रैवल के बारे में बताया, कल्चरल के बारे में बताया, पर्सनल फ्रीडम के बारे में बताया, समझ रहे हैं। मतलब ये सभी मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंस बता रही हूँ उनके वर्क की, बस आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। अच्छा, इनका ये जो वर्क है ना, दैट इज़ द टाइम द मशीन स्टॉप्स, जो है ये इनका शो स्टोरी है, राइट। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, क्योंकि शो स्टोरी से भी आपको पूछा जाता है कई बार।
एग्जामिनेशन में पूछ लेते हैं कि नॉवल है या शॉर्ट स्टोरी है, राइट। अब चलिए बात कर लेते हैं इनकी फर्स्ट नॉवल की। अब मैं क्रोनोलॉजिकली आपको बता देती हूँ। तो मैंने कुछ आपको फैक्ट्स बताए थे यहाँ पे। फर्स्ट वी हैव वेयर एंजल्स फियर टू ट्रेंड। ये इनका 1905 में पब्लिश हो रहा है और ये इनका फर्स्ट नॉवल है, जहाँ पर इन्होंने इंग्लिश सोसाइटी, इटली, कल्चरल डिफरेंस और सोशल कन्वेंशंस को इंपॉर्टेंस दी है। कीप इन योर माइंड दिस इज द फर्स्ट पब्लिकेशन ऑफ E.M. फोस्टर। उसके बाद आता है 1907 में द लॉन्गेस्ट जर्नी। दिस इज़ नंबर सेकेंड। ये इनकी कंपैरेटिवली लेस रीड है लेकिन इंपॉर्टेंट नॉवल कंसीडर की जाती है, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने इंडिविजुअल डेवलपमेंट, रिलेशनशिप और कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन आइडियलिज्म एंड रियलिटी को फोकस किया है। ठीक है, तो आपने थीम को ज़रूर से अपने माइंड में रखना है कि कौन सा वर्क किस थीम पर बेस्ड ऑन है, एज विल द क्रोनोलॉजी इटसेल्फ। तो पहले हमने देखा Their Angel Fear to Trend 1905, then after this came The Longest Journey. Okay, उसके बाद we have A Room with a View, जो इनका 1908 में आ रहा है, जहाँ पर इन्होंने लव, फ्रीडम, सेल्फ एक्सप्रेशन और सोशल कन्वेंशंस की बात की है। और इसकी जो सेटिंग है इस वो की, दैट इज़ इटली। इसको आपने ध्यान में रखना है। उसके बाद देखिए नंबर 4 वी हैव द मशीन स्टूप्स। ये इनकी शो स्टोरी है, ये इनकी नॉवल नहीं है। अगेन आई एम टेलिंग यू, अर्ली साइंस फिक्शन और डिस्टोपियन फिक्शन का एग्जाम्पल इट कंसीडर, जहाँ पर इन्होंने टेक्नोलॉजी, आइसोलेशन और डिपेंडेंस ऑन मशीन्स की बात की। मतलब एक फ्यूचर सोसाइटी में जो एक ह्यूमन का अंडरग्राउंड होना, राइट, मतलब एक मशीन जो है उनकी ऑलमोस्ट सारी नीड्स पूरी करती है, तो उसी पर बेस्ड ऑन लाइक टेक्नोलॉजी वर्सेस ह्यूमैनिटी को फोकस किया इनकी शो स्टोरी में, द मशीन स्टॉप्स। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं नंबर 5, वेरी इंपॉर्टेंट, हार्वर्ड एंड, जहाँ पर इन्होंने अपनी इंपॉर्टेंट फिलॉसफी आपको दी थी, सेंट्रल आइडिया दिया था ओनली कनेक्ट करके, मतलब ह्यूमन कनेक्शन। ठीक है, तो ये इनका काफ़ी इंपॉर्टेंट नॉवेल्स में से एक माना जाता है, जिसमें इन्होंने क्लास कॉन्फ्लिक्ट्स, सोशल डिविजन्स, ह्यूमन रिलेशनशिप को बेसिकली इंपॉर्टेंस दी है। अगेन वी हैव वेरी इंपॉर्टेंट वर्क अ पैसेज टू इंडिया, जो इनका 1924 में आ रहा है। इनकी मोस्ट फेमस एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट नॉवल है यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के लिए। ब्रिटिश इंडिया और कॉलोनियल इंडिया को बेसिकली बैकग्राउंड बनाकर इस नॉवल को प्रेजेंट किया है, जहाँ पर कॉलोनियलिज्म, ईस्ट वेस्ट रिलेशनशिप, ब्रिटिश इंडियन रिलेशंस, रेसिज्म, फ्रेंडशिप, ये सभी आपको कल्चरल मिसअंडरस्टैंडिंग जैसे आपको थीम्स देखने मिल जाएंगे, तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए इनका आ रहा है नंबर 7 म्यूरिस, जो इनका 1971 लाइक आफ्टर इनकी डेथ पब्लिश हो रहा है। तो आपको मैं बता दूं, ये जो म्यूरिस था ना, फॉस्टर ने काफ़ी पहले लिखा था। मतलब अगर मैं आपको एग्जैक्टली बताऊं तो इट वाज रिटन ड्यूरिंग 1913 और 14 अराउंड इन्होंने इसको नॉवेल को लिखा था, म्यूरिस को, राइट। लेकिन पब्लिश ये इनका आफ्टर डेथ हुआ है, जिसमें इन्होंने होमोसेक्सुअल, सेक्सुअलिटी, इंडिविजुअल फ्रीडम को इम्पॉर्टेंस दी है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो जो भी मैंने अभी आपको इंपॉर्टेंस बताई है इनके वर्क्स की, प्लीज़ कीप इन योर माइंड। अब इसी तरीके से हम मूव कर रहे हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट राइटर, जहाँ पर मैं आपको लेकर आई हूँ जॉन ड्रेडन। इनके वर्क्स को देखेंगे, सम फैक्ट्स देखेंगे जो हमें एग्ज़ाम में हमें हेल्प देंगे, हमें रिवाइज करने में हेल्प मिलेगी, साथ ही साथ हम डायरेक्ट आंसर कर पाएंगे क्वेश्चन का जो हमें मिलेगा फ्रॉम दी नोट्स ऑफ आर। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं हमारे राइटर जॉन ड्रेडन के बारे में। ठीक है, जॉन ड्रेडन जो आपके इंग्लिश लिटरेचर की रेस्टोरेशन एज के सबसे इंपॉर्टेंट राइटर्स में से एक है। रेस्टोरेशन एज एसोसिएटेड विद जॉन ड्रेडन, और इनका टाइमलाइन भी यूजीसी नेट में आपसे कई बार पूछा है, इट्स वेरी इजी टू लर्न, 1631 to 1700। ठीक है, ये इनका टाइमलाइन है आपके जॉन ड्रेडन का। अब बात कर लेते हैं कि इनका जो बेसिकली कंट्रीब्यूशन रहा, लाइक ये आपके एक पोइट, ड्रामेटिस्ट, क्रिटिक और ट्रांसलेटर रहे, और इन्हें फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म भी कंसीडर किया जाता है। हेरोइक कपलेट के मास्टर के रूप में भी इनको इंपॉर्टेंस दी जाती है। तो ये सभी फैक्ट्स हैं जो आपको एसोसिएट जॉन ड्रेडन अपने माइंड में सस्टेन रखने। अब और क्या चीज़ें याद रखें जो ड्रेडन के लिए हमारे लिए ज़रूरी है। सबसे पहली चीज़, इनकी राइटिंग्स में ना आपको रीज़न, ऑर्डर, विट, सटायर और क्लासिकल इन्फ्लुएंस देखने मिल जाएगा, जिसको इन्होंने काफ़ी इंपॉर्टेंस दी है। ठीक है, और इनका सबसे जो क्रिटिकल वर्क था एन एसे ऑफ ड्रामेटिक पोएजी, जो यूजीसी नेट में आपसे पूछा ही जाता है, 1668 पब्लिकेशन, राइट। तो इस चीज़ का आपको ध्यान में रखना है। अब चलिए बात कर लेते हैं इनके जो वर्क यहाँ पे मेंशन है, लेट्स टॉक अबाउट। ओके, तो देखिए फर्स्ट आप यहाँ पे देख रहे हैं, तो सबसे पहली चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, क्रोनोलॉजी का बहुत आपको अपने माइंड में जो भी आप वर्क पढ़ेंगे ड्रेडन का, इस चीज़ को ध्यान में रखना है। देखिए सबसे पहला है हमारा टाइटल हेरोइक स्टैंजा, जो इनका 1659 में आ रहा है, राइट, हेरोइक स्टैंजास, राइट। तो बेसिकली ये ड्रेडन की अर्ली इंपॉर्टेंट पोएम्स में से एक है,
और इसको बहुत डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको टाइटल पता होना चाहिए। उसके बाद है एस्ट्रिया रिडक्स। एस्ट्रिया रिडक्स कई बार यूजीसी नेट में आपसे पूछी है, 1660 में आ रही है और ये इनकी चार्ल्स सेकंड की रेस्टोरेशन से जुड़ी इंपॉर्टेंट पोएम है, ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। उसके बाद है एनस मिराबिलिस। एनस मिराबिलिस भी अगेन इंपॉर्टेंट 1667, राइट। ये लेटिन फ्रेस है जिसका अर्थ होता है या जिसका मीनिंग होता है ईयर ऑफ वंडर्स, ठीक है। जो एनस मिराबिलिस है ना, दैट इज लेटिन फ्रेस जिसका मीनिंग और अर्थ क्या है, ईयर ऑफ वंडर्स, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। और ये इनका 1666 की मेजर इवेंट्स, राइट, जहाँ पर द ग्रेट फायर ऑफ लंदन से जुड़ी इंपॉर्टेंट वर्क है, ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। देन आफ्टर वी हैव द इंडियन क्वीन, जो इनकी 1664 में आ रही है, राइट। द इंडियन क्वीन दैट इज़ 1664। यहाँ पे थोड़ा क्रोनोलॉजी अप एंड डाउन हो रखी है, तो आपने अकॉर्डिंगली इसको प्रिपेयर करना है। मैं आपको सिर्फ टाइटल इंट्रोड्यूस करा रही हूँ, साथ के साथ क्रोनोलॉजी आपने अपने माइंड में रखनी है, ठीक है। उसके बाद देखिए द इंडियन एम्पायर आती है इनकी, जो 1665 में है, द इंडियन एम्पायर, ठीक है, 1665 में है। तो ये ड्रेडन का बेसिकली हेरोइक ड्रामा ट्रेडिशन है, क्योंकि देखो ड्रेडन के टाइटल से आपको ये कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है नेट के कि ये इनका ड्रामा है, वेदर इट इज़ पोएम और इट इज़ अ पर्टिकुलर जो भी फॉर्म ऑफ वर्क है, तो आपको ये पता होना चाहिए। जैसे द इंडियन एम्पायर दैट इज़ हेरोइक ड्रामा ट्रेडिशन का इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, राइट, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अब जैसे एनएससी ऑफ ड्रामेटिक पॉइजी, जो इनका वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने आपको भी स्टार्टिंग ऑफ वीडियो भी बताया, जो यहाँ पर हमारा नंबर 4 यहाँ पे मेंशन है। अगर एज पर क्रोनोलॉजी में आपको बताऊँ तो ये ड्रेडन का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रिटिकल वर्क है, राइट। इसमें ड्रामा, ड्रामेटिक रूल्स और मतलब उस पर डिस्कशन किया है, राइट। उसके बाद देखिए द विल्ड गैलेंट, द विल्ड गैलेंट नंबर 5 दैट इज़ 1669। अब ये इनका क्या है, दैट इज़ ड्रेडन्स प्ले, ये इनों का एक प्ले है, इस चीज़ को आपने ध्यान में रखना है। इसी तरीके से द कॉन्क्वेस्ट ऑफ ग्रेनाड, ठीक है, द कॉन्क्वेस्ट ऑफ ग्रेनाडा जो है 1670 में आपका आ रहा है, अगेन इंपॉर्टेंट, ये इनका हेरोइक ड्रामा है, राइट। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। मतलब ड्रेडन के आपको टाइटल का ये ज़रूर से पता होना चाहिए कि ये ड्रामा है, हेरोइक ड्रामा है, प्ले है, क्या चीज़ है, पोएम है, राइट, ये सब आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद मैरिज आला मॉड, ठीक है, मैरिज आला मॉड जो है इनका 1672, ये इनका क्या है, इनका कॉमेडी एसोसिएटेड प्ले है, ठीक है। फिर उसके बाद औरंगज़ेब जो 1675 है इनका, राइट, तो बेसिकली ये इनका इंपॉर्टेंट हेरोइक प्लेज में से एक है। उसके बाद ऑल फॉर लव, ठीक है, ये ड्रेडन का सबसे फेमस ट्रेजेडीज़ में से एक कंसीडर किया जाता है। मतलब ये शेक्सपियर की एंटनी एंड क्लियोपैत्रा से काफ़ी कनेक्टेड है, राइट। तो इसके इंटरकनेक्शन से भी आपको कई बार क्वेश्चन बनाए, तो आपने इस चीज़ को ध्यान में रखना है। आई एम टॉकिंग अबाउट हियर वी हैव वन सेक, लेट मी अरेंज फर्स्ट, शायद अब आपको अच्छे से विजिबल होगा। तो आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल फॉर लव, ठीक है। तो ऑल फॉर लव जो है इनका एसोसिएटेड है एंटनी एंड क्लियोपैत्रा जो आपके विलियम शेक्सपियर का है, ठीक है। तो इनकी ग्रेट ट्रेजेडीज़ में से एक है, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। देन आफ्टर वी हैव एब्सोलम एंड आर्किटॉफल, जो इनका आ रहा है 1681 में पार्ट 1। तो एब्सोलम एंड आर्किटॉफल जो है ड्रेडन का सबसे इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल सटायर्स में से एक है, ठीक है। तो ये बिब्लिकल स्टोरी का यहाँ पे यूज़ किया है कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल सिचुएशन को कहीं ना कहीं कमेंट करने के लिए, ठीक है। तो एक सटायर का तो मीनिंग ही होता है कंटेम्प्रेरी सिचुएशन को बेसिकली कमेंट करना, राइट। तो एग्जैक्टली इट इज़। उसके बाद है द मेडल, राइट, ये इनका आ रहा है 1682। ये क्या है, बेसिकली ये इनका पॉलिटिकल सटायर है। उसके बाद मैक फ्लैकनॉय, वेरी इंपॉर्टेंट एंड कई बार आपसे पूछा भी है, तो ये इनका फेमस मॉक हेरोइक सटायर है, ठीक है। उसके बाद एब्सोलम एंड आर्किटॉफल का पार्ट 2 आ रहा है, जो आपका 1682 में पब्लिश हो रहा है, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। देन आफ्टर वी हैव रिलीजियो लेसी, लेसी बोल सकते हैं आप इसको, रिलीजियो लेसी, जो इनका 1682 में आ रहा है। ये इनका रिलीजियस पोएम है, जस्ट कीप इन योर माइंड, काफ़ी इंपॉर्टेंट रिलीजियस पोएम्स में से एक है, राइट। और ये इसका लेटिन टाइटल है रिलीजियो लेसी, ठीक है। द हिंद एंड द पैंथर, अगेन इंपॉर्टेंट, 1687, ड्रेडन की फेमस रिलीजियस एलेगोरिकल पोएम दिस कंसीडर। उसके बाद है आपका डॉन सेबेस्टियन, डॉन सेबेस्टियन 1689, ये इनका एक ट्रेजेडी है। उसके बाद वी हैव एम्फीट्रियन, एम्फीट्रियन जो है 1690, ये इनका एक बेसिकली प्ले है जो क्लासिकल सोर्स का अडेप्टेशन है, ठीक है। उसके बाद वी हैव क्लियोमिनीज,
क्लियोमिनीज जो है इनका 1692, अगेन ड्रामेटिक वर्क्स में से एक है। अलेक्जेंडर्स फीस्ट, राइट, वेरी इंपॉर्टेंट टाइटल, फेमस इनका ओड है ये, ठीक है। तो जस्ट कीप इन योर माइंड, इसका कंप्लीट टाइटल यूजीसी नेट में पूछा जाता है अलेक्जेंडर्स फीस्ट और द पावर ऑफ म्यूजिक, जस्ट कीप इन योर माइंड। उसके बाद वी हैव फेबल्स एंशिएंट एंड मॉडर्न, जो इनका 1700 में आ रहा है। सो ऑलमोस्ट मैंने आपको ड्रेडन के सारे वर्क्स बता दिए, जस्ट कीप इन योर माइंड इनका लास्ट मेजर पब्लिकेशन कौन सा था, स्टार्टिंग इनका कौन सा था, इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा याद करने में, ठीक है। तो स्टार्टिंग में मैंने हेरोइक स्टैंजास करके बताया, फिर हमने एस्ट्रा रिडक्स बताया, राइट। इसी तरीके से एनस मिराबिलिस आपका 1667, एसे ऑन ड्रामेटिक पोएजी 1668, आपको ये ईयर्स जरूर से याद करनी है। होप यू अंडरस्टैंड हियर। आप जल्दी से मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड ऑफ टुडेज वीडियो। हियर वी विल डिस्कस अबाउट हेनरी फील्डिंग और उनके मेजर वर्क्स। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात कर लेते हैं हेनरी फील्डिंग के बारे में। सब इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको ध्यान में रखने हैं। हेनरी फील्डिंग, जिनका टाइमलाइन 1707 टू 1754, 18th सेंचुरी ऑगस्टन एज से इनका एसोसिएशन है ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, और सबसे इंपॉर्टेंट नॉवलिस्ट में से और ड्रामेटिस्ट में से एक कंसिडर किए जाते हैं, ठीक है। ये ऑफकोर्स फेमस हैं अपने कॉमिक नॉवल, सटायर, सोशल ऑब्जर्वेशन के लिए। मैं आपको बता दूं, हेनरी फील्डिंग को अक्सर फादर ऑफ इंग्लिश नॉवल भी कंसिडर किया जाता है, राइट। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अब देखिए इनका कौन कौन सा कंट्रीब्यूशन है जो आपको याद में रखना है। सबसे पहली चीज़, हेनरी फील्डिंग ने नॉवल को एक ब्रॉड कॉमिक फॉर्म दिया। सोसाइटी, ह्यूमन नेचर और हाइपोक्रेसी को सटायर के थ्रू इन्होंने दिखाने की कोशिश की अपनी राइटिंग्स में, और इनकी राइटिंग्स में आपको कॉमेडी, सटायर, सोशल ऑब्जर्वेशन, ह्यूमन नेचर जैसे इंपॉर्टेंट थिंग्स देखने मिल जाएगी, ठीक है। तो आपको इस चीज़ को ध्यान में रखना है। और देखिए सबसे बड़ी बात, हेनरी फील्डिंग को किन राइटर्स से कनेक्ट किया जा सकता है, तो हियर वी हैव सैमुअल रिचर्डसन, ठीक है। तो फील्डिंग की जो एक शमेला है वो रिचर्डसन की पमेला का पैरोडी है। इन्होंने एक शमेला दी है जो हम अभी देखेंगे, और आपके रिचर्डसन ने पमेला दी है, ठीक है। तो दोनों क्या है, पैरोडी, मतलब शमेला जो है रिचर्डसन की पमेला का पैरोडी है, मतलब उसकी कॉपी है, ठीक है। और जोसेफ एंड्रयूज भी रिचर्डसन की पमेला से इनडायरेक्टली कनेक्टेड है। यूजीसी नेट में इस तरीके के फेमस आपसे फैक्ट्स पूछे जाते हैं, दैट्स वाई मैंने आपको यहाँ पे रिवाइज करा दिया। तो गाइस, ये जो फर्स्ट वर्क आप देख सकते हैं हेनरी फील्डिंग का, हियर वी हैव लव इन सेवरल मास, ठीक है। तो ये इनका एक प्ले है जो 1728 में पब्लिश हो रहा है, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, मतलब ये इनका एक अर्ली वर्क कंसीडर किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट वी हैव रेप अपॉन रेप 1730 अगेन, ये भी इनका एक प्ले है। फील्डिंग की कॉमिक और सटायरिकल ड्रामेटिक स्टाइल को समझने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये प्ले। द नेक्स्ट वन वी हैव द ट्रेजेडी ऑफ ट्रेजेडीज़, मतलब कि टॉम थम द ग्रेट, ये इनका 1731 में आ रहा है। टाइटल इटसेल्फ इंपॉर्टेंट, मतलब ये इनका एक सटायरिकल प्ले है, ठीक है। उसके बाद वी हैव द टेम्पल व्यू, राइट, द टेम्पल बो आप इसको बोल सकते हैं, नंबर 4, ये भी इनका प्ले है, राइट। तो मतलब आपको इस चीज़ को ध्यान में रखना है, राइट, कि कौन सा प्ले है, व्हाट एग्जैक्टली इट इज़। उसके बाद द ऑथर्स फार्स, अगेन इंपॉर्टेंट प्ले, राइट, टाइटल इटसेल्फ आपको याद में रखना है। उसके बाद है हमारा पास्किन। पास्किन क्या है, ये भी इनका एक सटायरिकल प्ले है, राइट। उसके बाद वी हैव द हिस्टोरिकल रजिस्टर फॉर द ईयर 1736 टू 1307, ठीक है। तो ये भी इनका एक सटायरिकल प्ले है, राइट, मतलब यहाँ पर भी इन्होंने कंटेम्प्रेरी पॉलिटिक्स और सोसाइटी पर सटायर किया है, ठीक है। उसके बाद है हमारा शमेला जो नंबर 8 है। तो शमेला जो है, या फिर शैमिला आप इसको बोल सकते हैं, ये इनका एक नोवेला है, मतलब कि शॉर्ट फॉर्म ऑफ नॉवेल, राइट। तो शैमिला जो है पैरोडी ऑफ सैमुअल रिचर्डसन की पमेला की है, यानी कि फील्डिंग ने पमेला की आइडियल मोरालिटी और वर्च्यू को कहीं ना कहीं सटायरिकल तरीके से चैलेंज किया है, ठीक है। तो ये चीज़ मैं आपको स्टार्टिंग में भी बता चुकी हूँ। उसके बाद वी हैव जोसेफ एंड्रयूज, अगेन इंपॉर्टेंट 1742, वेरी इंपॉर्टेंट इनका ये नॉवेल है, और रिचर्डसन की पमेला के रिस्पॉन्स यानी कि पैरोडी से कनेक्ट था कहीं ना कहीं ये, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। देन आफ्टर नंबर 10 वी हैव द लाइफ ऑफ जोनाथन विल्ट द ग्रेट 1743, ये इनका एक फिक्शनल बायोग्राफी के रूप में कंसीडर किया जाता है। नॉवल और फिक्शनल बायोग्राफी यू कैन कंसीडर, जहाँ पर क्राइम, करप्शन और फॉल्स ग्रेटनेस पर सटायर किया गया है। उसके बाद अगेन इंपॉर्टेंट वी हैव टॉम जोन्स, राइट। लेट मी अरेंज दिस सो दैट यू कैन वॉच प्रॉपर मैनर। तो टॉम जोन्स का जो है इनका बेसिकली इसका कंप्लीट टाइटल आपने ध्यान में रखना है। हियर मेंशन द हिस्ट्री ऑफ टॉम जोन्स ऑफ फाउंडलिंग, यूजीसी नेट में कई बार पूछा है, 1749, राइट। फील्डिंग का सबसे फेमस नॉवल है ये, कॉमिक नॉवल है जिसमें लव, मोरालिटी, सोसाइटी, ह्यूमन नेचर को कहीं ना कहीं एक्सप्लोर किया है। उसके बाद है अमेलिया जो इनका आ रहा है
1751, राइट। दिस टाइटल इंपॉर्टेंट, ये फील्डिंग का नॉवल है जो लव मैरिज पर बेस्ड ऑन है, ठीक है, और ये इनका लास्ट कंप्लीटेड नॉवल कंसीडर किया जाता है। उसके बाद वी हैव अ जर्नी फ्रॉम दिस वर्ल्ड टू द नेक्स्ट, अगेन इंपॉर्टेंट टाइटल 1751। ये एक फिक्शनल इनका एलेगरी है या फिर प्रॉस वॉक आप इसको कंसीडर कर सकते हैं, सटायरिकल प्रॉस वॉक दिस कंसीडर, जहाँ पर जर्नी के माध्यम से जर्नी के को एसोसिएट करके इन्होंने एक ह्यूमन की लाइफ और सोसाइटी और सटायरिकल ऑब्जर्वेशन के बारे में एक्सप्लोर किया है, ठीक है। तो ये सभी टाइटल्स इंपॉर्टेंट हैं जो हेनरी फील्डिंग के मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किए, हेल्प आपको बहुत करेंगे इन एग्जामिनेशन ऑफ योर, ठीक है। अब हमारी जो नेक्स्ट स्लाइड है, हियर वी विल डिस्कस अबाउट ओलिवर गोल्डस्मिथ। तो फ्रेंड्स आपको मैं बता दूं, ओलिवर गोल्डस्मिथ जो आपके 18th सेंचुरी इंग्लिश लिटरेचर के इंपॉर्टेंट पोइट, नॉवलिस्ट, ड्रामेटिस्ट और एसेइस्ट कंसिडर किए जाते हैं, जिनका टाइमलाइन वी हैव 1728 टू 1774। आई एम टेलिंग यू दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और इन्होंने पोइट्री, नॉवल, कॉमेडी और प्रॉस में काफ़ी अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया, राइट। और इन्हें इनके ह्यूमर, सेंटिमेंट, सिंप्लिसिटी, रूरल लाइफ और सोशल क्रिटिसिज्म के लिए काफ़ी जाना जाता है, ठीक है। आपको पता है व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस इन गोल्डस्मिथ्स वर्क, मतलब इनकी राइटिंग में ना आपको ह्यूमर, सेंटिमेंट मतलब दोनों ही ना साथ साथ मिलते हैं। सोसाइटी की जो प्रॉब्लम्स हैं उसको इन्होंने क्रिटिसाइज़ किया है, लेकिन उसका जो टोन है इन्होंने ह्यूमन सिंपैथेटिक रखा है, ठीक है। दैट इज़ द स्पेशल थिंग आपको देखने मिलेगी। अब बात कर लेते हैं इनकी वॉक्स की, ठीक है। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, फर्स्ट वी हैव एन इंक्वायरी इनटू द प्रेजेंट स्टेट ऑफ पोलाइट लर्निंग इन यूरोप, 1759। ये इनका ऐसे है जिसे आप क्रिटिकल प्रॉस भी कह सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्रिटिकल प्रॉस बुक दिस कंसीडर, जहाँ पर इन्होंने यूरोप में लिटरेचर, एजुकेशन और लर्निंग की जो एक कंटेम्प्रेरी कंडीशन थी ना, उसको इन्होंने डिस्कस किया है, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद वी हैव नंबर सेकंड, द सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड, 1762 में आ रहा है इनका ये इनका एक एसेज है एपिस्टलरी फॉर्म में, राइट। ये इनके एसेज हैं, नॉट ऐसे एक्चुअली, दिस इज एसेज इन एपिस्टलरी फॉर्म, मतलब लेटर फॉर्म में लिखा गया है, फिक्शनल लेटर्स की फॉर्म में इसको लिखा गया है, जस्ट कीप इन योर माइंड। तो लेटर में ना एक चाइनीज़ फिलोसोफर है, एक ट्रैवलर है, उसकी पर्सपेक्टिव से सोसाइटी को ऑब्जर्व किया गया है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, एग्जामिनेशन में आपसे पूछा जा सकता है, ओके। नेक्स्ट थर्ड वन वी हैव द लाइफ ऑफ रिचर्ड नैश, 1762। ये इनका एक बायोग्राफी है, मतलब रिचर्ड नैश की बायोग्राफी दिस इज, विच वॉज रिटन बाय गोल्डस्मिथ। जस्ट कीप इन योर माइंड दिस, रियली ट्रैप स्टूडेंट, राइट। आपको ट्रैप नहीं होना है, आपको पता होना चाहिए पहले से। अब बात कर लेते हैं नंबर 4, ठीक है, द ट्रैवलर और अ प्रोस्पेक्ट ऑफ सोसाइटी। ये इनका 1764 में आ रहा है, राइट। ये इनका पोयम है, गोल्डस्मिथ की इंपॉर्टेंट पोएम्स में से एक है। मतलब पोयम में ना डिफरेंट सोसाइटीज़ को ऑब्जर्व किया गया है, हैप्पीनेस को, सोसाइटी को, ह्यूमन नेचर को, और उसके ऊपर डिस्कशन किया है। दिस इज़ अबाउट इट। उसके बाद नंबर 5 जो आप यूजीसी नेट में ऑलमोस्ट देखते हैं, द विकार ऑफ बैकफील्ड, 1766, वेरी इंपॉर्टेंट एंड रिपीटेड इन एग्जामिनेशन। दिस इज़ द नॉवल बाय गोल्डस्मिथ। सबसे फेमस नॉवल्स में से एक है, फैमिली और एक्सपीरियंसेस के थ्रू इन्होंने वर्च्यू, सफरिंग, फैमिली रिलेशनशिप, ह्यूमन नेचर को एक्सप्लोर किया है अपने इस नॉवल में, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पर्सपेक्टिव। देन नेक्स्ट नंबर वी हैव द गुड नेचर्ड मैन, जो 1768 में आ रहा है, राइट। तो ये इनका एक प्ले है, लाइक कॉमेडी प्ले है, जहाँ पर इन्होंने ह्यूमन नेचर, काइंडनेस और सोशल बिहेवियर को ह्यूमरस मैनर में दिखाया है, ठीक है। देन अगेन वी हैव वेरी इंपॉर्टेंट द डेजर्टेड विलेज, जिससे पूरी लाइंस आपको एग्जामिनेशन में मिल चुकी है, 1770 में आया है ये। अभी लास्ट पेपर में डेजर्टेड विलेज से आपको प्रॉपर लाइंस पूछी थी, उस पर बेस्ड ऑन 5 क्वेश्चंस बने थे। तो दिस इज ओवरऑल वेरी इंपॉर्टेंट पोएम बाय गोल्डस्मिथ, जहाँ पर उन्होंने रूरल लाइफ, पॉवर्टी, माइग्रेशन और सोशल चेंज जैसे थीम को एक्सप्लोर किया है, ठीक है। उसके बाद शी स्टूप्स टू कॉन्क्वेरर, वेरी रिपीटेड इन मैचिंग्स क्वेश्चन ऑफ योर, राइट। 1773 द ईयर ऑफ पब्लिकेशन। दिस इज प्ले, कॉमेडी है, गोल्डस्मिथ का मोस्ट फेमस कॉमेडी प्ले दिस कंसीडर्ड, जहाँ पर मिस्टेकन आइडेंटिटी, मिसअंडरस्टैंडिंग और ह्यूमर को काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल की तरह दिखाया गया है। समझ रहे हैं आप मेरे को? मतलब यहाँ पे रेस्टोरेशन स्टाइल, आर्टिफिशियल कॉमेडी को अगर मैं कंपैरिजन करूं तो बेसिकली उसी कॉन्टेक्स्ट में इट वॉज रिटन। उसके बाद द हिस्ट्री ऑफ ग्रीस, जो इनका 1774 में आ रहा है, राइट। ये इनका एक हिस्टोरिकल प्रॉस है, राइट, और इसकी पोस्टमस पब्लिकेशन है, राइट। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। देन वी हैव रिलेशन अगेन पोस्टमस है, 1774। ये इनका एक एपिथप, मतलब एक पोएम है जो एपिथप स्टाइल में लिखा गया है, एक सटायरिकल पोएम है, जहाँ पर गोल्डस्मिथ ने अपनी कंटेम्प्रेरी राइटर्स और फ्रेंड्स को उस पर मतलब इन्होंने विटी कमेंट किया है, समझ रहे हैं। तो दीज ऑल आर मेजर टाइटल, लेकिन इसमें मेजर जो इंपॉर्टेंट 5 हैं वो द ट्रैवलर,
The Vicaro backfield, good-natured man, deserted village, she stoops to conqueror are very very crucial for exam. Okay, अभी next हम लोग move कर रहे हैं towards the Alexander Pope, very important for exam perspective as well, very confusing also for student. Okay, तो गाइज मैं आपको बता दूं अलेक्जेंडर पॉप ऑल्सो आपके 18th सेंचुरी इंग्लिश लिटरेचर के सबसे इंपॉर्टेंट पोइट्स एंड सटायरिस्ट में से एक हैं, जिनका टाइमलाइन यू कीप इन योर माइंड 1688 टू 1744, वेरी इजी टू रिमेंबर, राइट। अब बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। देखिए पीरियड तो मैंने आपको इनका बता दिया, ऑगस्टन एज और न्यू क्लासिकल एज के साथ एसोसिएशन है आपके अलेक्जेंडर पॉप का। पोइट्री, सटायर, ट्रांसलेशंस हो गई, लिटरेरी क्रिटिसिज्म के साथ इनका एसोसिएशन है या फिर इनका कंट्रीब्यूशन आप कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। और इनको ना जाना जाता है हेरोइक कपलेट, सटायर, विट, रीजन, ऑर्डर और क्लासिकल आइडियल्स को लेके, जैसा कि ड्यूरिंग दिस पीरियड आपको इंपॉर्टेंस देखने मिलेगी एज द फीचर्स ऑफ द एज, ठीक है। तो जो आपके अलेक्जेंडर पोप थे वो स्पेशली न्यू क्लासिकल पोइट्री के मेजर रिप्रेजेंटेटिव कंसिडर किया जाता है। अब आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है, अलेक्जेंडर पॉप, न्यू क्लासिसिज्म, हीरोइक कपलेट, सटायर, विट और रीजन, ठीक है, समझेंगे ना आप इस बात को। अब चलिए इनके वर्क्स देख लेते हैं जल्दी से क्विकली। सबसे पहला आप देख सकते हैं पेस्टोरल्स, जो इनका 1709 में आ रहा है। ये इनका एक क्या है, पेस्टोरल पोइट्री है, मतलब ये पॉप की अर्ली पोइट्री का इंपॉर्टेंट कलेक्शन है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, जहाँ पर इन्होंने रूरल लाइफ, शेफर्ड्स और नेचर को आइडियलाइज फॉर्म में प्रेजेंट किया है। उसके बाद वी हैव एन एसे ऑन क्रिटिसिज्म, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड रिपीटेड इन एग्जामिनेशन 1711, पोइटिक ऐसे है ये इनका, राइट। यहाँ पर मतलब सबसे पहले चीज़ ये इनका इंपॉर्टेंट क्रिटिकल पोइम्स में से एक है, और जिसमें इन्होंने गुड राइटिंग, लिटरेरी टेस्ट, रोल, जजमेंट और क्रिटिसिज्म पर अपने जो इनके व्यूज़ हैं उनको इन्होंने डिस्कस किया है, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट, जहाँ पर आपको फेमस लाइन भी यूजीसी नीट में कई बार पूछा है, लाइक टू एरर इज़ ह्यूमन टू फॉरगिव डिवाइन, और ये लाइन एन एसे ऑन क्रिटिसिज्म की नहीं है, बल्कि ये एन एसे ऑन मैन की लाइन है, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे इस चीज़ का ध्यान में रखना है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं नंबर 3 वी हैव द रेप ऑफ द लॉक। द रेप ऑफ द लॉक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मॉक हेरोइक पोएम बाय अलेक्जेंडर पॉप। लाइक इसके आपको ना जो मतलब कैंटोज में इसको पब्लिकेशन इसका हो रहा है, उसका आपको फैक्ट्स ध्यान में रखना है। मतलब 1712 में ये आ रहा है 2 कैंटोज के साथ, 1714 में इसके 5 कैंटोज आपके पब्लिश हो रहे हैं, ठीक है। तो इन वर्जन्स को आपने ध्यान में रखना है। ये पोएम एक छोटी सोशल जो एक इंसिडेंट है ना, मतलब एक यंग वुमेन की जो लॉक होती है ऑफ हेयर की, उसका कट हो जाना और उसी को किसी ग्रैंड एपिक स्टाइल में प्रेजेंट करना, दिस इज एग्जैक्टली वी कॉल मॉक एपिक करना, ठीक है। तो ये यूजीसी नीट में कई बार पूछा जाता है। देन नंबर 4 वी हैव विंडसर फॉरेस्ट, जो आपका आ रहा है 1713 में, ठीक है। दैट इज वी हैव, राइट, जस्ट कीप इन योर माइंड। ये भी इनका पोएम है जो नेचर, पॉलिटिक्स, पीस और इंग्लैंड से जुड़े आइडियाज़ आपको इस पर्टिकुलर वर्क में देखने मिल जाएगा। द टेम्पल ऑफ फेम इनका नेक्स्ट है 1715 में, द टेम्पल ऑफ फेम, ठीक है। ये इनका अगेन पोएम है, लेकिन ये एलेगोरिकल विजन है, मतलब एलेगोरिकल पोएम है जहाँ पर फेम और ह्यूमन रेपुटेशन के आइडियाज़ के बारे में बात की है। उसके बाद नेक्स्ट वी हैव ट्रांसलेशन ऑफ होमर्स इलियाड, वेरी इंपॉर्टेंट। आई एम जस्ट गोइंग टू शो यू नंबर 6, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द टेम्पल फैम, हम लोग बात कर चुके हैं। ट्रांसलेशन ऑफ होमर्स इलियाड, इंपॉर्टेंट, ये इनका एपिक पोएट्री है। तो पॉप ने होमर का इलियाड था उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन किया, जो यूजीसी नेट में कई बार आपसे डायरेक्ट पूछा गया है, ठीक है। तो ये इनका लिटरेरी करियर का काफ़ी इंपॉर्टेंट अचीवमेंट भी कंसीडर किया जाता है। उसके बाद भी हैव एलिजी टू द मेमोरी ऑफ एन अनफॉर्चुनेट लेडी, जो इनका 1717 में आ रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी, ये इनकी एक एलिजी है, मतलब एलिजी पोएम है। आपको पता है एलिजी कब लिखी जाती है, जब किसी की डेथ हो जाती है तो उनकी याद में इसको लिखा जाता है, जो याद में लिखी गई पोएम होती है, उनके ट्रिब्यूट में लिखी गई पोएम होती है, दैट इज़ वी कॉल, ठीक है। उसके बाद वी हैव नेक्स्ट वन नंबर 8 एलोइजा टू एबेलॉर्ड, ठीक है। ये इनका 1717 में आ रहा है। ये भी इनका एक एपिस्टलरी पोएम है, जस्ट कीप इन योर माइंड, जो लेटर फॉर्म में लिखा गया है, एपिस्टलरी पोएम है, जो देखिए यहाँ पर मैंने मेंशन भी किया है व्हाट टाइप ऑफ इट इज़, ये लेटर फॉर्म में लिखा है, तो एग्जैक्टली यू कीप इन योर माइंड। उसके बाद वी हैव नंबर 9 ट्रांसलेशन ऑफ होमर्स ओडिसी, अगेन इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पर्सपेक्टिव। ये भी इनका एक ट्रांसलेशन से एसोसिएटेड वर्क है। पॉप ने होमर की ओडिसी का भी इंग्लिश ट्रांसलेशन किया, और मैं आपको बता दूं कि ये सभी आपसे एग्जामिनेशन में काफ़ी पूछे जाते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए नंबर 10 वी हैव डेंसियार्ड, जो यूजीसी नेट में काफ़ी पूछा जाता है, रिपीटेड पूछा जाता है, जिसका ओरिजिनल वर्जन आपका आ रहा है लाइक 1728। तो मैं आपको बता दूं ये इनका एक मोक एपिक पोएम है, तो फेमस सटायरिकल मोक एपिक कंसिडर किया जाता है, जहाँ पर इन्होंने डलनेस, राइट, उसको सटायर
मतलब उसके सटायर को इन्होंने प्रेजेंट किया है, वो भी इन्होंने कंटेम्प्रेरी लिटरेरी फिगर्स को अटैक करने के लिए किया है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एन एस सी ऑन मैन, जो यूजीसी नेट में काफ़ी आपसे पूछा जाता है। देखिए अलेक्जेंडर पॉप से आपको काफ़ी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। कोई भी आप साइकिल का पेपर उठा के देख लीजिएगा, और इस बार भी जो आपका एग्जामिनेशन होने वाला है, डेफिनेटली आई एम डैम श्योर अबाउट इट, आपको यहाँ से कोई ना कोई टाइटल ज़रूर से एग्जाम में मिलने वाला है। तो आपको एटलीस्ट बेसिक फैक्ट्स पता होने बहुत ज़रूरी है। मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ बिकॉज आई अंडरस्टैंड वी हैव नो मोर टाइम। सो जितना भी हम लोग रिवाइज कर सकें वी विल डू इट, ओके। एन एस सी ऑन मैन आपका फिलोसफिकल पोएम है अलेक्जेंडर पॉप का, सबसे इंपॉर्टेंट फिलोसफिकल पोएम्स में से एक कंसिडर किया जाता है। और यहाँ पर इन्होंने बताया कि जो ह्यूमन बींग्स की जो पोजिशन है ना, उसको लार्जर कॉमिक ऑर्डर के कॉन्टेक्स्ट में समझाने की कोशिश की है, जिसमें आपको इंपॉर्टेंट लाइन भी मिल जाएगी, द प्रॉपर स्टडी ऑफ मैन काइंड इज मैन, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, जस्ट कीप इन योर माइंड। उसके बाद नंबर 12 वी हैव एपिस्टल्स टू सेवरल पर्सन्स, यानी कि ये इनके मोरल एसेज में से एक है, राइट। तो यहाँ पर आप देखेंगे इनके मोरल एसेज हैं जो वर्ड्स में लिखे गए, मतलब पोएट्री फॉर्म में लिखे गए, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद हम बात कर लेते हैं द डंसियार्ड, जिसका फाइनल वर्जन, जिसे हम द न्यू डंसियार्ड बोलते हैं, 1743, ठीक है। तो ये भी इनका रिवाइज्ड वर्जन है। तो ये चीज़ आपको मतलब फाइनल फॉर्म है। पॉप ने अपनी सटायर को और डेवलप किया और डलनेस को सेंट्रल सटायर फोर्स के रूप में यहाँ पे मतलब प्रेजेंट करने की कोशिश की। तो इसका ओरिजिनल डंसियार्ड 1728 और आपका फाइनल रिवाइज डंसियार्ड है 1743, ठीक है। तो ये कुछ टाइटल्स थे जो मैंने आपके साथ रिवाइज किए आपके अलेक्जेंडर पॉप के, आपको बहुत हेल्प करेंगे रिवीजन में। अब चलिए मूव कर रहे हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, जहाँ मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ जीबी शाह, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पर्सपेक्टिव। तो क्विकली फ्रेंड्स पहले हम राइटर को समझ लेते हैं। जीबी शाह, वेरी इंपॉर्टेंट, देयर इज नो डाउट फॉर यूजीसी नेट एग्जामिनेशन, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, राइट, जिन्हें जीबी शाह बोला जाता है। लेट विक्टोरियन और अर्ली 20th सेंचुरी के आपके ब्रिटिश ड्रामेटिस्ट कंसीडर किए जाते हैं, इंपॉर्टेंट ड्रामेटिस्ट में से एक है। टाइमलाइन ध्यान में रखिएगा 1856 1950, राइट। लेट विक्टोरियन, एडवर्डियन, अर्ली 20th सेंचुरी, ये इनका एक्टिव पीरियड आपको ध्यान में रखना है। मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन की अगर मैं बात करूँ तो ड्रामा, सोशल क्रिटिसिज्म, इंटेलेक्चुअल डिबेट में इनका काफ़ी ज़्यादा मतलब कंट्रीब्यूशन रहा, और इन्हें प्रॉब्लम प्लेज, सोशल ड्रामा, सटायर, विट और डिस्कशन बेस्ड ड्रामा के लिए काफ़ी फेमस कंसिडर किया जाता है, ठीक है। अब देखिए इनका अपना क्या कंट्रीब्यूशन रहा अपने पर्टिकुलर पीरियड को लेकर, तो मैं आपको बता दूं जीबी शाह एक ऐसे टाइम पर लिख रहे थे जब ब्रिटिश सोसाइटी में काफ़ी चेंजेस देखने मिल रहे थे ड्यूरिंग दैट टाइम, समझ रहे, मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन, आई एम टॉकिंग अबाउट विक्टोरियन एज की अगर आप बात कर रहे हैं, वेदर यू आर टॉकिंग अबाउट लेट विक्टोरियन और अर्ली विक्टोरियन, सो देयर इज द इंपॉर्टेंट फीचर्स, वी हैव इंडस्ट्रियलाइजेशन, क्लास इनइक्वालिटीज़, वीमेंस राइट, ये सभी चेंजेस रैपिडली आपको देखने मिलेंगे ड्यूरिंग दिस पीरियड इन इंग्लिश लिटरेचर। पॉवर्टी, कैपिटलिज्म, मैरिज और जेंडर रिलेशंस। तो ड्यूरिंग इस टाइम पर आपके शाह लिख रहे थे, तो इन्होंने सिर्फ ड्रामा नहीं दिया, उसको एंटरटेनमेंट करने के लिए नहीं लिखा, इन्होंने ऑडियंस को सोचने और एग्जिस्टिंग सोशल बिलीव्स को क्वेश्चन करने के लिए कहीं ना कहीं उकसाने की कोशिश की, प्रोवोक किया इन्होंने ऑडियंस को, राइट। ये चाहते हैं कि क्वेश्चन किया जाना चाहिए जब भी कुछ गलत हो रहा है, राइट। और आपको पता है ना जीबी शाह से आपको क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। आपको पता है इनके प्लेस में अक्सर आपको सोशल प्रॉब्लम्स, कंट्रोवर्शियल इश्यूज देखने मिलेंगे जिसको ये बेसिकली टारगेट करते हैं, ठीक है। तो आपको इस चीज़ को ध्यान में रखना है, जीबी शाह एसोसिएटेड है प्रॉब्लम प्ले ट्रेडिशन से, काफ़ी इनका एसोसिएशन है, ठीक है। और ऑफ कोर्स मॉडर्न ड्रामा के साथ भी इंपॉर्टेंस इनका देखने आपको मिलेगा, ठीक है। अब चलिए बात कर लेते हैं हम जीबी शाह के इंपॉर्टेंट वर्क्स। अच्छा, इन्हें नोबेल प्राइज़ भी मिला है लिटरेचर में इन द ईयर 1925, ये ईयर मत भूलिएगा, मैं जितने भी फैक्ट्स होते हैं आपको साथ के साथ बताती चलती हूँ। नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर ही वॉन 1925, यहाँ से आपको एक प्रॉपर क्वेश्चन बनती है। अब बात कर लेते हैं इनके वर्क की। सबसे फर्स्ट वी हैव इन द लिस्ट हियर वी हैव विंडसोर हाउस, ठीक है, विंडोर्स हाउसेस आप बोल सकते हैं। तो ये इनका 1892 में आ रहा है, ये इनका एक प्ले है, एग्जैक्टली फर्स्ट प्ले दिस कंसीडर, जहाँ पर इन्होंने सोशल प्रॉब्लम डिस्कस की है, तो इसे सोशल प्रॉब्लम प्ले बोला जाता है। बेसिकली ये इनका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट वी हैव द फिलैंडरर। द फिलैंडरर जो है इनका 1893 में आ रहा है। ये इनका प्ले जो है वो मैरिज, रिलेशनशिप और चेंजिंग सेक्सुअल सोशल एटीट्यूड से जितने भी एसोसिएटेड इश्यूज़ हैं उसके बारे में इन्होंने डिस्कस किए, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा, होप यू अंडरस्टैंड हियर। नेक्स्ट नंबर वी हैव मिसेस वॉरेन्स प्रोफेशंस 1893,
राइट, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पर्सपेक्टिव, राइट। तो इसको पब्लिश कराया है 1898 में एंड इट वाज परफॉर्म 1902। तो एज पर आपने इन्फॉर्मेशन जाना है आगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या दिखेगा, ये इनका ना एक काफ़ी कंट्रोवर्शियल प्रॉब्लम प्ले कंसिडर किया जाता है, इस चीज़ का ध्यान में रखिएगा, क्योंकि इसका जो सेंट्रल इशू है वो है प्रोस्टिट्यूशन, पॉवर्टी, सोशल हाइपोक्रेसी। तो यहाँ पे जो जीबी शाह है वो यहाँ पे क्वेश्चन पुट कर रहे हैं कि सोसाइटी में किसी भी वीमेन को इमोरल, मतलब किसी भी विमेन को इमोरल बोल देती है, लेकिन वही सोसाइटी किन इकोनॉमिक्स कंडीशंस के कारण प्रोस्टिट्यूशन को बेसिकली जन्म देने देती है। आप समझ रहे हैं मेरी बात में, मतलब इमोरल कहना इट्स इजी टू विमेन, लेकिन आपको ये नहीं बताना होता है कि प्रोस्टिट्यूशन क्यों, मतलब सिचुएशन आती है इस तरीके की, मतलब सोसाइटी में। तो इस पर इन्होंने क्वेश्चन पुट करने के लिए बोला है अपने इस वर्क के अकॉर्डिंग। तो आपने 3 ईयर्स को ध्यान में रखना है। इट वाज रिटन 1893, पब्लिश हो रहा है 1898 एंड इट वाज परफॉर्म्ड 1902। ओके, उसके बाद नंबर 4 वी हैव आर्म्स एंड द मैन, ठीक है, अगेन इंपॉर्टेंट, 1894। लेट्स डिस्कस अबाउट, ये इनका एक एंटी रोमांटिक, एंटी वार कॉमेडी है जिस पर मैंने डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी बना रखा है, ठीक है। तो जब जीबी शॉ वार और सोल्जर्स की ट्रेडिशनल हेरोइक इमेज को यहाँ पर चैलेंज करते हैं, तो उस पर बेस्ड ऑन ये वर्क है इनका, जैसा कि मैंने आपको बताया ये एंटी रोमांटिसिज्म है, ठीक है। उसके बाद वी हैव कैंडिला, ठीक है, कैंडिडा, नॉट कैंडिला, कैंडिडा, जो इनका 1894 में प्ले आ रहा है। ये भी इनका लव मैरिज और रिलेशनशिप को एक्सप्लोर कर रहा है। कैंडिडा जो होती है यहाँ पर, मतलब एक आप मान के चलिए, मतलब रिलेशनशिप दिखाया गया है, मतलब कैंडिडा या, और आपका एक और है यूजीन करके, उनके रिलेशनशिप के अराउंड मतलब ये स्टोरी घूम रही है, बाकी आपको बहुत डिटेल नहीं जाना है। नेक्स्ट वी हैव यू नेवर कैन टेल, राइट, दिस इज 1897। ये भी इनका अगेन प्ले है, लेकिन ये इनका कॉमेडी है जहाँ पे फैमिली रिलेशनशिप मैरिज को इन्होंने इंपॉर्टेंस दी है। उसके बाद द डेविल्स डिसाइपल, ठीक है, जो आपका डेविल्स डिसाइपल है वो 1897 में आ रहा है। ये इनका एक अमेरिकन रेवोल्यूशनरी वार के बैकग्राउंड को सेट कर रहा है, ठीक है। तो उसके बैकग्राउंड, अमेरिकन रेवोल्यूशनरी वार के बैकग्राउंड को सेट कर रहा है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद वी हैव सीजर एंड क्लियोपैत्रा, ठीक है, जो इनका 1898 में आ रहा है। दैट इज़ हिस्टोरिकल कैरेक्टर, आपको इसमें जूलियस सीजर और क्लियोपात्रा पर मतलब से एसोसिएटेड है। तो जो आपके जीबी शाह हैं उन्होंने एक हिस्टोरिकल जो एक स्टोरी है वही नहीं बताया, बल्कि पावर, लीडरशिप, पॉलिटिक्स को भी कहीं ना कहीं एक्सप्लोर किया इसके माध्यम से, ठीक है। उसके बाद वी हैव कैप्टन ब्रास बाउंडर्स कन्वर्जन, ठीक है, जो इनका 1900 में आ रहा है, शायद से आपको विजिबल हो, नंबर 9 पर हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो इनका आ रहा है, ये इनका प्ले है सबसे पहली चीज़, और ये इनका एक जस्टिस, मोरालिटी और कन्वर्जन जैसे आइडियाज़ को एक्सप्लोर कर रहा है। उसके बाद नंबर 10 वी हैव वेरी इंपॉर्टेंट मैन इन सुपरमैन 1903, राइट, ये भी इनका प्ले है, लेकिन इंपॉर्टेंट प्लेज में से एक है, इंटेलेक्चुअली मतलब इसे कंसिडर किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने फिलॉसफी, रिलेशनशिप, मैरिज को काफ़ी इंपॉर्टेंस दी है और इन्होंने इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी दिया है। तो मैं आपको बता सकती हूँ यहाँ पे, देखिए, जो जीबी शाह है ना, अगर मैं उनकी बात करूँ तो वो ह्यूमन बीइंग के जो इनसाइड में एक क्रिएटिव लाइफ फोर्स होती है ना, उसके एवोल्यूशन की बात करते हैं इस पर्टिकुलर प्ले में। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो जस्ट कीप इन माइंड, मतलब लाइफ फोर्स करके इन्होंने इस कॉन्सेप्ट को बेसिकली डिस्कस किया अपने इस प्ले में, ठीक है। उसके बाद नंबर 11 वी हैव जॉन बर्ल्स अदर आइलैंड्स 1904, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने आयरलैंड और इंग्लैंड के रिलेशनशिप को कहीं ना कहीं एक्सप्लोर किया है, उसकी पॉलिटिक्स को एक्सप्लोर किया है। उसके बाद मेजर बारबारा, ये यूजीसी नेट में आपसे पहले भी क्रोनोलॉजी में पूछा जा चुका है। तो इसका जो सेंट्रल इशू है वो पॉवर्टी, चैरिटी, कैपिटलिज्म और रिलीजन, ठीक है। तो यहाँ पर अगेन ये क्वेश्चन पुट कर रहे हैं कि पॉवर्टी जो होती है वो एक्चुअल में मतलब ख़त्म करने के लिए होती है, या फिर चैरिटी उसके लिए इनफ है। अगर आप चैरिटी कर दो तो क्या आपकी पॉवर्टी ख़त्म हो जाएगी, राइट। तो ओवरऑल इस पर इन्होंने क्वेश्चन उठाए। उसके बाद है नेक्स्ट हमारा द डॉक्टर्स डिलेमा, ठीक है, अगेन इंपॉर्टेंट टाइटल है जो 1906 में आ रहा है। यहाँ पे इन्होंने मेडिकल एथिक्स और प्रोफेशनल मोरालिटी को बेसिकली डिस्कस किया है, जस्ट लाइक इन और एज ए प्रॉब्लम प्ले की तरह, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। उसके बाद गेटिंग मैरिड 1908 में आ रहा है इनका। तो ये जो इनका टाइटल है ना, जैसे कि टाइटल आप देख रहे हैं, इसका जो सेंट्रल कंसर्न है वो मैरिज है। तो यहाँ पे जो आपके जीबी शाह हैं उन्होंने सिर्फ मैरिज को एक रोमांटिक इंस्टीट्यूशन की तरह नहीं बताया, बल्कि उन्होंने कहा एक ये सोशल इंस्टीट्यूशन है और इसको एग्जामाइन करने की कोशिश की है, ठीक है। उसके बाद वी हैव मिस अलायंस, मिस अलायंस जो है आपका 1910 में पब्लिश हो रहा है, राइट। तो ये टाइटल आपने ध्यान में रखना है, मिस अलायंस।
राइट। तो ये जो इनका प्ले है अगेन मैरिज जनरेशन गैप पर एसोसिएटेड है। उसके बाद फैनीज फोर्स प्ले 1911, ठीक है। तो प्ले विद इन प्ले टेक्निक का इन्होंने इसमें यूज़ किया है, इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल दिया है। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है, फैनीज फोर्स प्ले, प्ले विद इन प्ले। यूजीसी नेट में ये फैक्ट आपसे बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं प्ले विद इन प्ले के, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद एंड्रोकल्स एंड द लॉयन, ठीक है, 1912 में आपका आ रहा है नेक्स्ट आपके जीबी शाह का, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने क्रिश्चियन लेजेंड पर ये बेस्ड प्ले है, जहाँ पर काइंडनेस, करेज, फेथ और कंपैशन के बारे में इन्होंने बात की है, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टाइटल पिग्मैलियन 1912, ठीक है। ये यूजीसी नेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ पर इन्होंने लैंग्वेज, क्लास और सोशल आइडेंटिटी को एक्सप्लोर किया है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। यहाँ पर एक प्रोफेसर्स भी हैं, उनकी स्पीच का और उनकी प्रोनाउंसिएशन के थ्रू इन्होंने ट्रांसफॉर्म किया है, ठीक है। तो सेंट्रल क्वेश्चन इन्होंने किया है कि जो केवल लैंग्वेज होती है, लैंग्वेज नहीं होती, उसके बारे में ये बात करें। मतलब ये कह रहे हैं कैन चेंजिंग द वे अ पर्सन स्पीक्स चेंज दियर सोसाइटी आइडेंटिटी, समझ रहे हैं। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा आप। तो ये जो इनका प्ले है इसमें भी आपको कुछ 3 ईयर्स मिल जाएंगे, क्योंकि इट वॉज रिटन 1912, पब्लिश हो रहा है 1913 और इसकी परफॉर्मेंस आ रही है 1914। उसके बाद वी हैव हार्ट ब्रेक हाउस नंबर 19। काफ़ी सारे 19 टाइटल्स वी हैव, सिर्फ आपको इन्हें टाइटल देखना है। टाइटल अगर आपको पता है तो आपको कोई भी पूछा जा सकता है। देखो मैं आपको डैम श्योर बता रही हूँ, यूजीसी नेट में एग्जामिनर ये ट्रिक कई बार पास पेपर्स में कर चुके हैं। वो फेमस राइटर के माइनर वर्क इंट्रोड्यूस करते हैं, ज़्यादातर मैचिंग्स, क्रोनोलॉजी और अरेंज जो आपको करने के लिए आता है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा स्टूडेंट ट्रैप होते हैं, उनको सारे वर्क्स पता होते हैं लेकिन वही एक वर्क नहीं पता होता। इस बार आपने बिल्कुल भी ये मिस्टेक नहीं करनी है, ट्रैप नहीं होना है। इसीलिए मैं आपको कोई भी टाइटल है वो मैं ऐसा नहीं सोच रही कि आपको ना पता हो, ठीक है। तो 19 के 19 आपको टाइटल एटलीस्ट फेमस राइटर्स के हम लोग कवर कर सकते हैं, ठीक है। अब क्विकली मूव कर रहे हैं हमारे नेक्स्ट जो है, राइट। तो गाइस हमारे जो नेक्स्ट हैं आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। टेनिसन वेरी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम राइटर को समझ रहे थे। इनका जो टाइम लाइन है वो 1809 1892 है। अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन विक्टोरियन एज के सबसे इंपॉर्टेंट पोइट्स में से एक हैं, विक्टोरियन पोइट्री के रिप्रेजेंटेटिव पोइट माने जाते हैं, ठीक है। और इनकी जो कंट्रीब्यूशन है, मतलब लाइक इन्होंने लिरिकल पोइट्री दी है, एलिजीज दी है, नैरेटिव पोइट्री दी है, ड्रामेटिक मोनोलॉग दिया है, अर्दरियन पोइट्री दी है, जहाँ से स्टूडेंट काफ़ी ट्रैप होते हैं, ठीक है। तो चलिए बात कर लेते हैं। टेनिसन एक ऐसे टाइम पर लिख रहे थे जब साइंस और रिलीजन के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स और भी ज़्यादा बढ़ने लगा था, ठीक है। तो आपको इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि किस टाइम पर आपका जो राइटर है वो इन्फ्लुएंस कर रहा था, किस टाइम पर वो फोकस कर रहा था, ताकि उनके वर्क्स के बारे में आपको काफ़ी कुछ पता लग जाए, ठीक है। तो इनके वर्क्स में ना आपको ज़्यादातर देखने मिलेगा फेथ वर्सेस डाउट, साइंस वर्सेस रिलीजन, लाइफ वर्सेस डेथ, ऐसे क्वेश्चंस ये काफ़ी पुट करते हैं, ठीक है। तो विक्टोरियन वैल्यूज़, मोरालिटी और सोशल कंसर्न को भी इन्होंने अपनी पोइट्री में रिप्रेजेंट किया। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। अब चलिए बात कर लेते हैं कौन कौन से इनके इंपॉर्टेंट वर्क हैं। यहाँ पे जो मैंने ऑर्डर में लगा रखे हैं, ऑर्डर में अगर नहीं भी होंगे तो आप प्लीज़ उनको अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर लीजिएगा। सबसे पहला है हमारा पोएम्स चीफली लिरिकल, 1830 में आपका ये आ रहा है, ठीक है। ये इनका क्या है, ये इनका एक पोइट्री कलेक्शन है। मैं आपको अभी भी बोल रही हूँ, आपको ये पता होना चाहिए पोइट्री कलेक्शन है, ड्रामा है, प्ले है, शो स्टोरी है, नॉवल है, क्या है। टाइटल के बारे में आपको ये पता होना अपने फेमस राइटर का बहुत ज़रूरी है। यहाँ से काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं, फ्री के मार्क्स होते हैं और स्टूडेंट अक्सर ट्रैप हो जाते हैं, ठीक है। टेनिसन का फर्स्ट मेजर पोइट्री कलेक्शन दिस इज़, यू प्लीज़ कीप इन योर माइंड, ठीक है, जिसमें इनकी मरियामा और आपका कैरीबेल जैसी पोएम्स आपको देखने मिलेगी, इंक्लूडेड है, ठीक है। उसके बाद इन्होंने पोएम्स करके दिया है, देख रहे हैं आप नेक्स्ट, दैट इज़ द नेक्स्ट सीरीज़। ये भी इनका पोइट्री कलेक्शन है, सेकंड कलेक्शन दिस कंसिडर, जिसमें आपको इनकी द लेडी ऑफ शैलोट, द लोटस ईटर्स जैसी इंपॉर्टेंट पोएम्स पूछी जाती हैं, क्योंकि यूजीसी नेट में पूछते हैं यहाँ से क्वेश्चन, दैट्स वाई आई एम गोइंग टू टेल यू, ओके। उसके बाद अगेन इनका 1843 में आ रहा है, आई एम जस्ट गोइंग टू शो यू, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है इनके टाइटल बट आपको समझने हैं। अगेन आप देख रहे हैं पोएम्स, तो ये 2 वॉल्यूम पोइट्री कलेक्शन है इनका। मतलब ये टेनिसन के करियर का मेजर ब्रेक थ्रू कलेक्शन कंसीडर किया जाता है, जिसमें इन्होंने यूलिसिस, लॉक्सले हॉल, ब्रेक जैसी पोएम देखने मिलेगी। तो आपको एटलीस्ट ये पता होना चाहिए कि इस कलेक्शन में कौन सी फेमस पोएम इनकी इंक्लूडेड है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता है। नंबर 4 वी हैव द प्रिंसेस अ मेडली, जिसका सब टाइटल है अ मेडली, 1847। ये इनका एक नैरेटिव पोएम है, जिसमें इन्होंने जेंडर रोल, आपकी एजुकेशन, रिलेशंस, इश्यूज़ को इन्होंने बेसिकली एक्सप्लोर किया है, ठीक है। और
नेक्स्ट जो है इनका नंबर 5, वी ऑल नो अबाउट, वेरी इंपॉर्टेंट, रिपीटेड इन एग्जामिनेशन, इन मेमोरियम AHH 1850। एलिजी है, पोएम सीक्वेंस है। ये टेनिसन की सबसे इंपॉर्टेंट वर्क्स में से एक है जो इन्होंने अपने क्लोज फ्रेंड अर्थर हेनरी हेलम की डेथ की मेमोरी में लिखा था, ठीक है, जिसका सेंट्रल कंसर्न ही ग्रीफ, डेथ, फेथ, डाउट और इमोर्टैलिटी। आपको मैं बता दूं, जब भी कभी कोई भी पोइट जब एलिजी लिखता है तो सबसे पहले वो ग्रीफ शो करता है अपने समवन की डेथ के बाद, उसके बाद उसकी डेथ को डिस्क्राइब करता है, फिर उसके अंदर एक फेथ कहीं ना कहीं डेवलप होता है, फिर उसके अंदर कुछ डाउट्स आते हैं और फाइनली वो इमोर्टैलिटी को उसके नज़दीक जाने लगता है। तो ये कुछ सीक्वेंस होते हैं एलिजीज़ के। एलिजी का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि दुख को दिखाना, बल्कि वो दुख से कैसे बाहर निकला जा सके उसको स्टेप बाय स्टेप बताने की कोशिश करते हैं। तो ये चीज़ बेसिकली ग्रेट आइडिया होता है एलिजीज़ का, ठीक है। उसके बाद नंबर 6 वी हैव, लेट मी शो यू, राइट। तो नंबर 6 है हमारा ऑड ऑन द डेथ ऑफ द ड्यूक ऑफ वेलिंगटन, जो आपका 1852 में आ रहा है। लाइक ये इनका एक ऑड है, राइट। तो ये ड्यूक ऑफ वेलिंगटन की डेथ पर रिटन बेसिकली ओड कंसीडर किया जाता है। दिस यू कीप इन योर माइंड। द चार्ज ऑफ द लाइट ब्रिगेड 1854, ये इनका एक नैरेटिव पोएम है जो क्रीमियन वॉर, राइट, कि चार्ज ऑफ द लाइट ब्रिगेड पर बेस्ड ऑन है। पोएम में आपको सोल्जर्स, करेज, ड्यूटी, सेक्रीफाइसेस चीज़ें देखने मिल जाएंगी। उसके बाद मॉड एंड अदर पोएम्स 1855, ये इनका पोएट्री अगेन कलेक्शन है। कलेक्शन का जो सेंट्रल पोएम है वो मॉड है, जो यूजीसी नेट में आपसे पूछा है। मॉड को एक मोनोड्रामा के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है आइडल्स ऑफ द किंग। आइडल्स ऑफ द किंग आपका 1859 में आ रहा है। नैरेटिव इपिक पोएम साइकिल है ये, राइट। टेनिसन का सबसे फेमस वर्क्स में से एक है जिसमें किंग अर्थर और अर्थरियन लेजेंड्स को बेस्ड ऑन बनाया गया है, ठीक है। तो होप यू अंडरस्टैंड, मतलब ये एक सिंगल पोएम नहीं है बल्कि कनेक्टेड आइडल्स पोएम्स का एक साइकिल है। मतलब आपको इस चीज़ का ध्यान में रखना है और इसका जो एक मतलब ईयर्स है ना, उसकी चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि कब कौन कौन सी आ रहे हैं। जैसे कि फर्स्ट 1869, फिर 1817, 1805 और 1888, ठीक है। वैसे इतना ज़्यादा डीप आप मत जाइएगा, लेकिन देखो मैं आपको बोल रही हूँ रिवाइज़ करने के टाइम पर आपको इस चीज़ को एक बार एटलीस्ट एक बार आपको देखना है, क्योंकि आपको सिर्फ रिवाइज़ करना है। अभी आपको कुछ भी न्यू कॉन्सेप्ट उठा के नहीं देखने, अपनी रिवीजन को स्ट्रॉन्ग कीजिए, ठीक है। उसके बाद वी हैव इनॉक आर्डन एंड अदर पोएम्स, ठीक है। ये 1864 में आ रहा है आपके टेनिसन का। ये क्या है, ये नैरेटिव पोएट्री कलेक्शन है, ठीक है। तो जो इनॉच आर्डन है ना, इसका सेंट्रल नैरेटिव पोएम है जो यूजीसी नेट में कई बार पूछा है। सो इट केम आउट फ्रॉम दिस कलेक्शन जो मैं आपको अभी बता रही हूँ, ठीक है। उसके बाद क्वीन मैरी, जिसका आर्ट ड्रामा करके सब टाइटल है 1875, ये इनका एक वर्स ड्रामा है। और ये क्वीन मैरी द फर्स्ट ऑफ इंग्लैंड के हिस्टोरिकल पीरियड को मतलब कहीं ना कहीं बेस्ड ऑन उस पर वॉर्स ड्रामा है, ठीक है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है, हियर वी हैव नंबर 12 हैरोल्ड, जिसका हमारा सब टाइटल है आर्ट ड्रामा 1876। ये भी इनका एक वर्स ड्रामा है, हिस्टोरिकल सब्जेक्ट पर बेस्ड ऑन ड्रामा है। उसके बाद है हमारा बैकेट। बैकेट भी इनका एक वर्स ड्रामा है आपके टेनिसन का। देन वी हैव टायरिसियस एंड अदर पोएम्स। टायरिसियस एंड अदर पोएम्स 1885, ये इनका अगेन पोएट्री कलेक्शन है जिसमें टायरिसियास जैसी इंपॉर्टेंट पोएम है। टायरिसियास क्या है, एक ग्रीक मैथोलॉजी का फेमस प्रोफेटिक फिगर है जिसको इन्होंने एक्सप्लोर किया है। उसके बाद है लग्जले हॉल 60 ईयर्स आफ्टर 1886, तो ये इनका पोएम है, मतलब अर्ली पोएम लग्जले हॉल का सीक्वल है ये, जो फर्स्ट लग्जले हॉल 1842 में आ रहा है और लग्जले हॉल 60 ईयर्स आफ्टर 1886, ठीक है। तो आपको इसको कनेक्ट करके ध्यान में रखना है। उसके बाद है डेमेटर एंड अदर पोएम्स। डिमीटर एंड अदर पोएम्स आप बोल सकते हो 1889, राइट। ये भी इनका पोएट्री कलेक्शन है। और अगेन यहाँ पे जो डेमेटर है वो एक ग्रीक मैथोलॉजी के गॉडेस हैं जिनको इन्होंने यहाँ पे डिस्कस किया है। देखो यूजीसी नेट में ना डेमेटर कौन है इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो पता होना चाहिए ग्रीक मैथोलॉजी के गॉडेस है, ठीक है। उसके बाद वी हैव द फॉरेस्टर्स 1892, राइट। दिस इज़ द लास्ट वन जो आपके टेनिसन का है, आपने ध्यान में रखना है। अच्छा, ये जो है आपका बेसिकली रॉबिन हुड पर बेस्ड ऑन है, ठीक है, उस लेजेंड पर बेस्ड ऑन है
टेनिसन का ड्रामेटिक वर्क्स में से एक है, एक ड्रामा है ये, सो जस्ट कीप इन योर माइंड। होप यू अंडरस्टैंड हियर। अब जो हमारी नेक्स्ट स्लाइड है, लेट्स डिस्कस अबाउट दिस वन। तो गाइस चलिए हम बात कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रॉबर्ट ब्राउनिंग, वेरी इंपॉर्टेंट पोइट्स में से एक ऑफ विक्टोरियन एज, जिनका टाइमलाइन भी है 1812 टू 1889। ड्रामेटिक मोनोलॉग के मास्टर कंसिडर किए जाते हैं, ठीक है, और इनका जो बेस्ट कंट्रीब्यूशन है वो ड्रामेटिक एज ए मोनोलॉग को इन्होंने डेवलप किया, उसको पॉपुलराइज किया, और साइकोलॉजिकल एनालिसिस, ड्रामेटिक मोनोलॉग, आयरनी, इंडिविजुअल वॉइस के लिए इनको ज़्यादा मतलब फेमस माना जाता है। और ब्राउनिंग का जो विक्टोरियन एज के साथ कॉन्ट्रीब्यूशन रहा, जो कनेक्शन रहा, देखो विक्टोरियन पोइट्री में ना टेनिसन जहाँ मतलब फेथ और डाउट और नेचर को कहीं ना कहीं सोशल कंसर्न से एक्सप्लोर करते हैं, उसी तरीके से ब्राउनिंग जो है वो उनका फोकस एरिया है इंडिविजुअल ह्यूमन माइंड को लेके, ठीक है। तो वे अपने पोएम्स में किसी ना किसी कैरेक्टर को बोलने देते हैं और उस कैरेक्टर की स्पीच के थ्रू मतलब वो कहीं ना कहीं अपनी आगे की जो उनकी परफॉर्मेंस है उसको रिवील करते हैं, ठीक है। तो इन्होंने टेक्निक भी यूज़ की जिसे हम ड्रामेटिक मोनोलॉग कहते हैं, जहाँ पर स्पीकर बोलता है लेकिन उसकी जो स्पीच होती है वो हमें स्पीकर का कैरेक्टर और साइकोलॉजी एटलीस्ट हमें अंडरस्टूड होती है, ठीक है। तो यही आपका बेसिकली फेमस ड्रामेटिक मोनोलॉग्स में जैसे माई लास्ट डचेस, प्रोफेरियाज लवर, एंड्रिया डेल सार्टो, ये इनके कुछ इंपॉर्टेंट टाइटल्स हैं ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग के जो यूजीसी नेट में आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। अब चलिए बात कर लेते हैं वन बाय वन। सबसे फर्स्ट वन नंबर पर हमारा लिखा है पॉलिन। पॉलिन जिसका सब टाइटल भी है अ फ्रेगमेंट ऑफ अ कन्फेशन, 1833, ये ब्राउनिंग का अर्ली पोएटिक वर्क है। इसका जो कन्फेशन है ना ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मतलब ये पर्सनल एक्सप्रेशन को कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहा है। उसके बाद है वी हैव पैरासिलस, ठीक है, ये इनका 1834 में आ रहा है। लाइक ये इनका एक लॉन्ग फिलोसॉफिकल पोएम है जिसमें इन्होंने नॉलेज, एम्बिशन, ह्यूमन एस्पिरेशन एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के आइडियाज़ के बारे में बताया। उसके बाद वी हैव सॉर्डेलो जो इनका 1840 में आ रहा है। ये इनका एक लॉन्ग नैरेटिव साइकोलॉजिकल पोएम है, मतलब ये मेडिवल जो इटालियन पोइट है ना सॉर्डेलो, उनके कैरेक्टर से एसोसिएटेड है। उसके बाद है ड्रामेटिक लिरिक्स जो इनका 1842, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इनफैक्ट फेमस, और आप बोल सकते हैं इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट ऑफ ब्राउनिंग की लाइफ उनकी पोइट्री में आपको ड्रामेटिक लिरिक्स से ही देखने मिलेगा। इस कलेक्शन में, ये इनका कलेक्शन है, इसमें ना आपको ड्रामेटिक टेक्निक्स, कैरेक्टर बेस्ड पोइट्री, इनका काफ़ी डेवलपमेंट देखने मिलेगा, तो ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है, ठीक है। उसके बाद वी हैव ड्रामेटिक रोमांसेस एंड लिरिक्स जो इनका 1854-45 में आ रहा है बेसिकली। तो ये भी ब्राउनिंग की इंपॉर्टेंट पोइट्री कलेक्शन है जिसमें आपको ड्रामेटिक सिचुएशंस, डिफरेंट कैरेक्टर के थ्रू ह्यूमन साइकोलॉजी को इन्होंने बेसिकली एक्सप्लोर किया है। देन आफ्टर वी हैव द रिंग एंड द बुक, राइट, टाइटल वेरी इंपॉर्टेंट इटसेल्फ, द रिंग एंड द बुक, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस वन, राइट, 1849, द रिंग एंड द बुक। द रिंग एंड द बुक आई थिंक या ओके। तो बेसिकली इसका ना थोड़ा सा देखिए यहाँ पे मुझे ना इसकी ईयर को लेके कन्फ्यूज़न है, वैसे यहाँ पे मेंशन है, यू डोंट वरी अबाउट इट, राइट। तो ये क्या है, ब्राउनिंग का सबसे इंपॉर्टेंट ये लॉन्ग पोएम्स में से एक है जिसमें इन्होंने इटालियन मर्डर केस, जो इटालियन मर्डर केस हुआ था उस पर बेस्ड ऑन इन्होंने मतलब इवेंट को यहाँ पे एग्जामाइन किया है, ठीक है। ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ आपको इसके बारे में। उसके बाद नेक्स्ट वी हैव मैन एंड वीमेन, अगेन इंपॉर्टेंट, इनका पोइट्री कलेक्शन है 1853। इस कलेक्शन में ह्यूमन रिलेशनशिप, लव, आर्ट और साइकोलॉजी से एसोसिएटेड इंपॉर्टेंट आपको पोएम्स देखने मिल जाएंगी। और मैं आपको बता दूँ कि उसके बाद जो आपका नेक्स्ट है 8 नंबर ड्रामेटिक परसोना जो 1864 में आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप मान के चले ये इनका इंपॉर्टेंट पोएट्री कलेक्शन है, ठीक है। और ये ड्रामेटिस परसोना जो है एक लैटिन फ्रेज है जिसका मीनिंग होता है कैरेक्टर्स इन अ ड्रामा, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर कलेक्शन में ब्राउनिंग की जो ड्रामेटिक मोनोलॉग टेक्निक है उसके बारे में आपको देखने मिलेगा। उसके बाद इसका जो कंप्लीट एडिशन है द रिंग एंड द बुक का 1871, लाइक दैट इज़ वी हैव ओके। तो क्योंकि ये कंप्लीट हो रहा है इन दैट पर्टिकुलर ईयर, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद नेक्स्ट वी हैव, आई एम जस्ट गोइंग टू शो यू, या तो नेक्स्ट वन वी हैव पैकी अराटो एंड हाउ ही वॉक्ड इन डिस्टेम्पो, ठीक है, 1876। थोड़ा सा इसका नेम में मुझे प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम है, तो 1877, राइट। तो इस चीज़ का ध्यान में रखिएगा। तो इसमें जो है ये भी इनका एक पोएट्री कलेक्शन है। देखो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूँ थोड़ा ईयर को लेके कन्फ्यूज़न है मेरी स्लाइड में, ठीक है। तो आपको सिर्फ टाइटल और जो मैं आपको इम्पॉर्टेंट कलेक्शन, जो भी इम्पोर्टेंस मैं आपको बता रही हूँ आफ्टर वॉक, इसका आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। कुछ हैं जो जिनकी मेरे को ईयर थोड़ा अप डाउन लग रहा है, तो उस चीज़ का थोड़ा सा आप ध्यान में रखिएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट वी हैव नंबर 12
एंड दैट इज़ वी हैव असोलैंडो, ठीक है। फ्रांसिस एंड फैक्ट्स, ये जो आपका नंबर 12 1890, राइट, ये इनका लास्ट पब्लिकेशन मतलब पब्लिश्ड कलेक्शन है, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, तो क्योंकि लास्ट जो पब्लिश्ड कलेक्शन है यहाँ से भी क्वेश्चन आपको बनते हैं, तो दीज ऑल आर मैंने आपको बता दिए, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट जो है हमारे, हियर वी हैव चार्ल्स डिकेंस, ठीक है। इनके मेजर वर्क्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो गाइज चार्ल्स डिकन भी आपके विक्टोरियन एज के काफ़ी इंपॉर्टेंट इंग्लिश नॉवलिस्ट में से एक हैं, और इन्हें इनके मेमोरेबल कैरेक्टर, ह्यूमर, विक्टोरियन सोसाइटी की प्रॉब्लम्स के जो ये रिप्रेजेंटेशन देते हैं अपने वर्क्स में, उसके लिए जाना जाता है, ठीक है। नॉवल हो गई, सोशल क्रिटिसिज्म हो गया, एंटरटेनमेंट हो गया, मतलब काफ़ी पावरफुल मीडियम आपको देखने मिलेगा इनके कंट्रीब्यूशन में। और डिकेंस का देखिए क्या बेसिकली कंट्रीब्यूशन रहा। ऑफ कोर्स इन्होंने विक्टोरियन एज, जो विक्टोरियन एज में विक्टोरियन आपका इंग्लैंड था, उसका जो एक रियल सोशल प्रॉब्लम्स था उसको इन्होंने सामने लाने की कोशिश की अपने वर्क्स के थ्रू। अब कौन कौन से वर्क्स हैं इनके जो आपने ध्यान में रखना है, लाइक टॉक्स अबाउट द फर्स्ट वन जो आपका स्क्रीन पर है, द पिकविक पेपर 1836, राइट, द पिकविक पेपर। और मैं आपको बता दूँ ये इनका नॉवल जो है लाइक डिकन का फर्स्ट नॉवल है, और इसका मतलब इसे ना ब्रेक थ्रो वर्क माना जाता है, राइट। इनिशियली इसको सीरियल पब्लिकेशन के रूप में मतलब ये आया था, और ह्यूमर ट्रैवल है, कॉमिक कैरेक्टर है, इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंस दी गई है। तो फर्स्ट नॉवल दिस कंसीडर, राइट। और सबसे पहली बात ये सीरियल पब्लिकेशन में आया था पहले। उसके बाद देखिए वी हैव ओलिवर ट्विस्ट जो इनका नॉवल है, डिकन का सबसे फेमस नॉवल्स में से एक है, जिसका सेंट्रल कॉन्सर्न है चाइल्ड पॉवर्टी, वर्क हाउस, क्राइम, सोशल इनजस्टिस, जिस पर बेस्ड ऑन क्वेश्चन भी आपको यूजीसी नेट में कैरेक्टर बेस्ड बनते हैं। ओलिवर एक ऑर्फन चाइल्ड होता है जो किस तरीके से वेरी मतलब एक जो जिसे आप बोल सकते हैं मतलब सच कंडीशंस ऑफ सोशल कंडीशंस का इन्होंने फेस किया है आपके ओलिवर ने, मतलब जो ऑर्फन चाइल्ड है ड्यूरिंग हिज लाइफ, तो उस पर बेस्ड ऑन दिस इज ओके। निकोलस निकलबे 1838 में आपका आ रहा है, राइट। ये भी इनका नॉवल है। यहाँ पर इन्होंने एजुकेशन सिस्टम को किस तरीके से एक्सप्लॉयटेशंस होता है इसको लेकर उस पर इन्होंने क्रिटिसिज्म दिया है, ठीक है। मतलब यहाँ पे ना यॉर्कशायर बोर्डिंग स्कूल्स को बेसिकली नोटिस किया गया है, और उसकी हार्श कंडीशंस को इन्होंने बेसिकली एक्सप्लोर किया है। उसके बाद द ओल्ड क्यूरियोसिटी शॉप जो इनका 1840 में आ रहा है, ये इनका मतलब नॉवल जो है वो लिटिल नेल के कैरेक्टर के लिए काफ़ी मतलब फेमस है, और इसमें ना आपको चाइल्डहुड पॉवर्टी, इमोशनल सफरिंग जैसे थीम देखने मिल जाएंगे। सो लिटिल नेल आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद भी है बानवे रग, ठीक है। ये जो बानवी रज है या रग है, ये भी इनका नॉवल है 1841, राइट। ये डिकन्स का हिस्टोरिकल नॉवेल्स में से एक है। इसका जो बैकग्राउंड है वो गॉर्डन जो रॉयट्स है ना 1780s में हुए थे, उससे एसोसिएटेड है ये। उसके बाद अ क्रिसमस कैरल, अ क्रिसमस कैरल जो है इनका बेसिकली नोवेला है, शॉर्ट फॉर्म ऑफ नॉवेल। डिकन का सबसे फेमस क्रिसमस स्टोरीज में से एक है, राइट। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पर भी इन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन, क्रिश्चियनिटी और कंपैशन के बारे में बात किया। उसके बाद डॉम्बे एंड सन, डॉम्बे एंड सन से आपको काफ़ी क्रोनोलॉजिकली क्वेश्चन बनते हैं जो 1846 में आ रहा है। इसमें बिजनेस, मनी, फैमिली रिलेशनशिप, इमोशनल नेग्लेक्ट के बारे में बताया गया है। समझ रहे हैं आप, दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट। उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट एंड फेमस डेविड कॉपरफील्ड 1847, ये इनका नॉवल है। इनफैक्ट आप इसको बिल्डिंग्स रोमन भी बोल सकते हैं, कमिंग ऑफ एज नॉवल के रूप में भी आप इसको जान सकते हैं, जिसमें डेविड की लाइफ और उसकी डेवलपमेंट मतलब चाइल्डहुड से लेके अडल्टहुड तक को फॉलो किया है। और जिस भी नॉवल में हीरो के चाइल्डहुड की डेवलपमेंट से लेके उसके अडल्टहुड की डेवलपमेंट तक दिखाया जाता है, उसको हम बिल्डिंग्स रोमन और कमिंग ऑफ एज नॉवल भी बोलते हैं, ठीक है। तो दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ, यहाँ पे ग्रोथ दिखाई गई है ऑफ हीरो की, और इसमें आपको डिकेंस की अपनी खुद की लाइफ के ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स भी देखने मिल जाएंगे। उसके बाद भी है ब्लीक हाउस, जहाँ से क्वेश्चन अभी यूजीसी नेट में बना था, जो बेसिकली लीगल सिस्टम और ब्यूरोक्रेसी पर क्रिटिसिज्म कर रहा है इस पर्टिकुलर ब्लीक हाउस में। तो इसका सेंट्रल जो आइडिया है वो यही है, जॉन्डिस और जॉन्डिस करके, राइट। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, राइट। उसके बाद हार्ड टाइम, दैट इज़ नॉवल 1852 में आपका आ रहा है चार्ल्स डिकेंस का। तो डिकेन का जो स्टोरी मतलब इंडस्ट्रियल एंड सोशल क्रिटिसिज्म बेस्ड ऑन अगर मैं नॉवल बोलूँ तो दैट इज़ हार्ड टाइम्स, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखना। यहाँ पे इन्होंने इंडस्ट्रियलाइजेशन और एजुकेशन, फैक्ट्री लाइफ को काफ़ी इंपॉर्टेंस दी है। उसके बाद लिटिल डॉरिट भी है, ठीक है। ये भी इनका नॉवल है जिसमें आपको पॉवर्टी एंड लेट मी शो यू, ठीक है। तो आपको लिटिल डॉरिट की मैं बात कर रही हूँ, तो जहाँ पर आपको पॉवर्टी, डेप्ट मिल जाएगा, ब्यूरोक्रेसी, इन सभी मेन थीम्स पर इन्होंने क्रिटिसिज्म किया आपके
चार्ल्स डिकन ने। उसके बाद अ टेल ऑफ टू सिटीज़ 1859, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, नॉवल है जिसमें फ्रेंच रेवोल्यूशन का बैकग्राउंड दिखाया गया, उसकी सेटिंग रखी गई है। लंदन एंड पेरिस दोनों ही सिटीज़ को इन्होंने इंपॉर्टेंस दी है, ठीक है, दोनों ही सेटिंग्स हैं इसमें, तो इस चीज़ का आपने ध्यान में रखना है। ग्रेट एक्सपेक्टेशन वेरी इंपॉर्टेंट, 1861 नॉवल इनका, जहाँ पर सेंट्रल कैरेक्टर पिप है हमारा। ये भी आप एक बिल्डिंग स्ट्रॉमैन और कमिंग ऑफ एज नॉवल है जिसमें सोशल क्लास, एम्बिशंस, आइडेंटिटी, मोरल ग्रोथ, एक्सपेक्टेशंस के बारे में बताए गए। आर म्यूचुअल फ्रेंड्स अगेन इंपॉर्टेंट, 1864, ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर अगेन मनी हो गया, क्लास हो गया, आपका ग्रीड हो गया, सोशल रिलेशनशिप हो गया, मतलब ये सभी चीज़ें इसमें दिखाई गई हैं, ठीक है। उसके बाद द मिस्ट्री ऑफ एडविन ड्रूड, ये इनका एक अनफिनिश्ड नॉवल है। अगर मैं लास्ट नॉवल की बात करूं जो इनकी फिनिश्ड है, दैट इज़ आर म्यूचुअल फ्रेंड, और अनफिनिश्ड लास्ट नॉवल वी हैव द मिस्ट्री ऑफ एडविन ड्रूड 1870। अनफिनिश्ड नॉवल, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा क्योंकि यहाँ से फैक्ट्स आपको ज़रूर से पूछे जाते हैं, ठीक है। ये इनकी लास्ट नॉवल है लेकिन ये अनफिनिश्ड रह गई, ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखना क्योंकि 1870 में इनकी डेथ हो जाती है आपके चार्ल्स डिकेंस की। तो हियर वी हैव डन ऑल मेजर वर्क्स रिटन बाय चार्ल्स डिकेंस, जो मैं होप करती हूँ कि आपको फ्रॉम दिस यू विल गेट इन योर एग्जामिनेशन क्वेश्चन, राइट। सो जस्ट कीप इन योर माइंड। चलिए मूव करते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट राइटर, लेट्स डिस्कस अबाउट। तो गाइज नेक्स्ट हमारे हैं चार्ल्स लैम्ब के वर्क्स देख लेते हैं जो यूजीसी नेट में आपसे पूछे जाते हैं। 1775 1834, दिस इज द टाइमलाइन, यूजीसी नेट ऑलरेडी पूछ चुका है फ्रॉम दिस राइटर। रोमांटिक एज के इंपॉर्टेंट इंग्लिश एसेस्ट, पोइट्स और लिटरेरी क्रिटिक्स में से एक हैं आपके चार्ल्स लैम्ब, ठीक है। पर्सनल एसेज, फैमिलियर एसेज के लिए इनको बेसिकली जाना जाता है, और पर्सनल एसेज, नॉस्टैल्जिया, ह्यूमर चाइल्डहुड, लंदन लाइफ, लिटरेरी क्रिटिसिज्म, ये सभी कुछ की वर्ड्स हैं जो आपको एसोसिएट करने हैं आपके चार्ल्स लैम्ब के साथ, ठीक है। इनकी राइटिंग्स में ना आपको रोमांटिक एज का जो एक इमोशन है, जो एक इमेजिनेशन है, जो मेमोरी है, जो एक इंडिविजुअल एक्सपीरियंस है, ये सभी आपको देखने मिलेगा। अब बात कर लेते हैं इनके वर्क्स के बारे में जो ऑब्वियसली आप देख सकते हैं ऑन स्क्रीन। तो सबसे पहले यहाँ पर है हमारा स्पेसिमेंस ऑफ इंग्लिश ड्रामेटिस्ट पोइट्स, ठीक है, ये आपका आ रहा है 1798। तो मैं आपको बता दूं ये एडिटर हैं, लाइक ये लैम्ब का एडिटिंग क्रिटिकल वर्क है, मतलब इसमें इन्होंने अर्लियर इंग्लिश ड्रामेटिस्ट और उनकी ड्रामेटिक राइटिंग्स को रीडर के सामने इंट्रोड्यूस करने का रोल प्ले किया है, नॉट ही ऑथर्ड इट, ही जस्ट लाइक एडिटर, ओके। उसके बाद देखिए नेक्स्ट वी हैव पोएट्री फॉर चिल्ड्रन, राइट। पोएट्री फॉर चिल्ड्रन चिल्ड्रंस लिटरेचर से एसोसिएटेड है, यहाँ पर भी एडिटर मतलब कि यहाँ पर मैरी लैम्ब जो इनकी सिस्टर है उनके साथ एसोसिएटेड वर्क है, यानी कि चार्ल्स लैम्ब, मैरी लैम्ब। लैम्ब जो है वो सिबलिंग्स हैं, राइट, कोलैबोरेशन में ये वर्क आया है, तो इस चीज़ का ध्यान में रखिएगा क्योंकि यूजीसी नेट में आपसे ऑलरेडी पूछा जा चुका है एसोसिएटेड फैक्ट्स, ओके। उसके बाद देखिए थर्ड वी हैव एसेज ऑफ इलिया, अगेन रिपीटेड क्वेश्चन इन एग्जामिनेशन ऑफ योर यूजीसी नेट, 1807 में आ रहा है। एसेज पर्सनल एसेज हैं, ये चार्ल्स लैम्ब का सबसे इंपॉर्टेंट वर्क है। इस कलेक्शन में ना लैम्ब ने इलिया नाम के पर्सोना के मतलब एसोसिएट करके पर्सनल एक्सपीरियंसेस को और मेमोरीज़ को, लंदन लाइफ को, चाइल्डहुड को, मतलब बेस्ड ऑन एसेज लिखे हैं, ठीक है। तो आपने ये नाम याद रखना है, इलिया के नाम से पर्सोना किया है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखेंगे आप, राइट। तो आगे बात कर रहे थे द एडवेंचर ऑफ यूलिसिस, एडवेंचर्स ऑफ यूलिसिस जो है दैट इज़ 1818, राइट। ये चिल्ड्रंस लिटरेचर से एसोसिएटेड इनका प्रोस रिटेलिंग है। यहाँ पर इन्होंने होमर की ओडेसी की स्टोरी का प्रोस रिटेलिंग किया है, मतलब उसका अडॉप्टेशन है। अगर मैं आपसे पूछूँ इट इज़ अडेप्टेड फ्रॉम होमर्स ओडेसी, ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। द एडवेंचर ऑफ यूलिसिस होमर की ओडेसी का अडेप्टेशन है, ठीक है, तो ये चीज़ आपको अपने माइंड में सस्टेन करनी है। लास्ट एसेज ऑफ इलिया यूजीसी नेट में पूछा जा चुका है 1823 ईयर आपसे पूछा गया था। सेकंड सीरीज ऑफ एसेज है, राइट, मतलब सेकंड कलेक्शन है। इसमें भी लैम्ब की वही कैरेक्टरिस्टिक आपको देखने मिलेगी जो भी पीछे वाले में मैंने आपको बताया, राइट। तो ये लास्ट एसेज ऑफ इलिया है, ओके। उसके बाद टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर 1823, राइट, अगेन इंपॉर्टेंट चिल्ड्रंस लिटरेचर से एसोसिएटेड है। यहाँ पर चार्ल्स लैम्ब और मैरी लैम्ब का बहुत इंपॉर्टेंट कोलैबोरेशन वर्क है। इसमें इन्होंने क्या किया है, शेक्सपियर के प्लेस की स्टोरीज़ को बच्चों के लिए मतलब ईजी प्रॉस फॉर्म में दोबारा से रिटेल किया है, ठीक है। तो दिस कैन बी आस्क्ड इन एग्जामिनेशन अगेन, तो आपने बी प्रिपेयर रहना है, ठीक है। होप यू अंडरस्टैंड हियर। चलिए मूव करते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट राइटर जहाँ मैं आपको कवर कराने वाली हूँ WB ये।
तो माय डियर एस्पिरेंट, आपको पता होगा डब्ल्यू.बी. येट्स कितने कितने इंपॉर्टेंट मॉडर्न पोइट्स में से एक है। विलियम बटलर येट्स मॉडर्न इंग्लिश लैंग्वेज पोइट्री की सबसे इंपॉर्टेंट पोइट्स में से एक कंसिडर किया जाते हैं और इन्हें इरिश लिटरेरी रिवाइवल, इरिश नेशनलिज्म, सिम्बोलिज्म, मैथोलॉजी, मॉडर्निस्ट पोइट्री से एसोसिएट भी किया जाता है। इनका टाइमलाइन ध्यान में रखिएगा 1865 से लेके 1939, ठीक है। एग्जैक्टली इनका जो पीरियड है दैट इज़ लेट विक्टोरियन और मॉडर्निस्ट पीरियड से एसोसिएशन है। और अगर मैं इनकी नेशनैलिटी की बात करूँ तो इरिश, ओके। और इनका कंट्रीब्यूशन ऑफ कोर्स लिटरेरी आपके इरिश हैं ये, तो इरिश लिटरेचर और मॉडर्न पोएट्री को बेसिकली इंटरनेशनल लेवल पर इस्टेब्लिश करने का इंपॉर्टेंट रोल इन्होंने प्ले किया है आपके डब्ल्यू.बी. येट्स ने, ठीक है। येट्स ने इरिश लिटरेरी रिवाइवल, सेल्टिक रिवाइवल को काफ़ी इंपॉर्टेंस दी है, इंपॉर्टेंट रोल कहीं ना कहीं प्ले किया है, राइट। तो चलिए बात कर लेते हैं। देखो सबसे पहली चीज़ ना, मतलब इनकी जो अगर मैं अर्ली पोइट्री की बात करूँ तो उसमें ना आपको इरिश फॉकलोर, सेल्टिक मैथोलॉजी, मिस्टिसिज्म देखने मिलेगा जो काफ़ी प्रोमिनेंट था। उसके बाद इनका पोइट्री का जो टोन था वो चेंज हुआ और ये मॉडर्न वर्ल्ड की तरफ गए, जहाँ पर इन्होंने वार, पॉलिटिक्स, एजिंग, हिस्ट्री, वायलेंस, सिविलाइजेशन ऐसे थीम्स को एक्सप्लोर करना शुरू किया। तो आप येट्स को केवल इरिश पोइट की तरह याद नहीं रखेंगे, येट्स आपके लिटरेरी डेवलपमेंट में काफ़ी इन्होंने इंपॉर्टेंस दिया है, लाइक रोमांटिक, सेल्टिक, सिम्बोलिज्म, राइट। और मिडिल में इन्होंने इरिश पॉलिटिक्स को और पब्लिक लाइफ को इंपॉर्टेंस दिया। उसके लेटर येट्स के जो लेटर येट्स की मैं बात करूँ, जो लेटर ईयर्स में इनके वर्क आए वो मॉडर्निज्म, हिस्ट्री, वायलेंस, एजिंग को कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंस दे रहे थे। नोबेल प्राइज ऑल्सो ये वॉन इन द ईयर ऑफ 1923। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आपको अपने राइटर के सबसे पहले ध्यान में रखने हैं। अब बात कर लेते हैं सारे टाइटल जो हमारे इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए फर्स्ट वन वी हैव ऑन द स्क्रीन द वॉन्डरिंग ऑफ ओसिसिन एंड अदर पोएम्स। देखो मैं आपको बता दूं, ये ओशिन जो है ये ओशिन है, ओसिसिन नहीं है, ओशिन, ओके। 1889 ये इनका पोइट्री है और ये येट्स की अर्ली पोइट्री का इंपॉर्टेंट कलेक्शन है, ठीक है। तो जहाँ पर इन्होंने ऑफ कोर्स इरिश मैथोलॉजी और अर्ली येट्स के बारे में आपको यहाँ पे पता लगता है, मतलब इन्होंने इरिश सेल्टिक मैथोलॉजी को के बारे में यहाँ पे एक्सप्लोर किया, ठीक है। उसके बाद द काउंटेस कैथलीन एंड वेरियस लेजेंड्स एंड लिरिक्स जो आपका 1892 में आ रहा है। अब ये इनका पोइट्री एंड प्ले है, तो ये येट्स के इरिश लिटरेरी इंटरेस्ट को बेसिकली कहीं ना कहीं शो कर रहा है, एसोसिएटेड वर्क है। तो इसमें जो काउंटेस कैथलीन है, जो इरिश फॉकलोर, सैक्रिफाइस और नेशनल आइडेंटिटी से मतलब कुछ एलिमेंट्स हैं जो आपको इस पर्टिकुलर वर्क में मिलेंगे। ये कुछ इनके अर्ली ईयर्स के मैं आपको वर्क बता रही हूँ। उसके बाद बात कर लेते हैं द रोज़, ठीक है। द रोज़ बेसिकली इनका पोइट्री है, ये इनका कलेक्शन है, राइट। और मैं आपको बता दूँ येट्स का सिम्बोलिज्म और मिस्ट्रिकल पोइट्री यहाँ पर डेवलप हो रही है, राइट। उसके बाद द विंड अमंग द रीड्स 1896, ठीक है। तो लेट्स टॉक अबाउट दिस। पोइट्री है, येट्स की फेमस अर्ली सिम्बोलिस्ट पोइट्री कलेक्शन है। ये मैं सब आपको अर्ली बता रही हूँ, ठीक है। आपको टाइटल पता होने चाहिए। उसके बाद देखिए सेक्रेट रोज़ है, 1900 में आ रहा है। येट्स का मिस्टिकल और इरिश मैथोलॉजिकल इंटरेस्ट से एसोसिएटेड है ये भी। उसके बाद इन द सेवेंथ वुड है आपका 1902 पर हम लोग पहुंच गए, ये वाला ये भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो ये भी इनका पोइट्री है जहाँ पर उन्होंने ट्रांजिक्शंस को दिखाने की कोशिश की है, ठीक है। यहाँ से ट्रांजिक्शन आ रहा है। उसके बाद है कैथलीन इन हॉलीहन, ठीक है। हॉलीहन जो है आपका दैट इज़ अगेन 1903, ठीक है। ये इनका एक प्ले है, इंपॉर्टेंट प्ले है। देखो टाइटल आपने ध्यान में रखना है, टाइटल प्ले है, कलेक्शन है, व्हाट एग्जैक्टली इट इज़, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। मेरा पर्पस यही है आपको बताने का। और ये जो प्ले है इनका ऑफकोर्स इरिश नेशनलिज्म से काफ़ी कनेक्टेड है। उसके बाद बात कर लेते हैं द लैंड ऑफ हार्ट्स डिज़ायर जो इनका 1904 में आ रहा है, राइट। अगेन ये इट इज़ प्ले। येट्स का इरिश फॉकलोर, सुपर नेचुरल एलिमेंट्स के साथ, फैंटेसी के साथ ये एसोसिएटेड कनेक्टेड प्ले है आपका। उसके बाद आ जाते हैं द विल्ड स्वैन्स एट कूल जो जिससे आप शायद से फैमिलियर होंगे। स्टूडेंट ज़्यादातर इनके यही जो इनके मिड में वर्क आ रहे हैं ना, यहीं से बेसिकली एसोसिएट करते हैं जब भी वो प्रिपेयर करना शुरू करते हैं। बट आपको अर्ली येट, मिडिल ईट और आपके जो लेट येट हैं, तीनों ही मतलब आपने फेस को स्टडी करना है अगर आप एग्जामिनेशन में क्वेश्चन को हिट करना चाहते हैं, ठीक है। तो आपका विंड स्वैन एट कूल बेसिकली आई एम टॉकिंग अबाउट 1908, ये इनका पोइट्री है। और येट्स की मिच्योर पोइट्री, जब इनकी मिच्योर जो आपका इनका एक फेज़ आ रहा है उसका इंपॉर्टेंट कलेक्शन जहाँ पे इन्होंने एजिंग, टाइम चेंज, नेचर, मोरालिटी जैसे थीम्स को इंपॉर्टेंस दिया। आपको पता है यूजीसी नेट में आपको स्टेटमेंट्स बनते हैं, देन दे कैन बी आस्क्ड कि ये जो टाइटल है इट एसोसिएटेड विच पर्टिकुलर फेज ऑफ येट्स लाइफ, वेदर इट इज़ एसोसिएटेड इमेच्योर और मिच्योर, यू नो। तो आपने ये सभी चीज़ों को ध्यान में रखना है। देन आफ्टर वी हैव रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड अदर पोएम्स जो इनका आ रहा है, लाइक आई एम टॉकिंग अबाउट 1910 में जो आ रहा है, ठीक है। तो ये भी आपके येट्स की पोइट्री में अर्ली रोमांटिक मिस्टिकल टोन
आपको कंपैरिजन कर रहा है। उसके बाद आइडियाज़ ऑफ गुड एंड इविल 1912 में आपका आ रहा है, ठीक है, दिस वन आई एम टॉकिंग अबाउट। तो बेसिकली ये इनके एसेज हैं, ठीक है, जहाँ पर लिटरेरी फिलोसफिकल एस्थेटिक आइडियाज़ को इन्होंने समझाने की कोशिश की है। उसके बाद ईस्टर 1916 आपको सभी को पता है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पोएट्री, यूजीसी नेट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पोएम जो है बेसिकली ईस्टर राइजिंग ऑफ 1916 से एसोसिएटेड है। ये येट की इरिश पॉलिटिकल फिगर और रेवोल्यूशनरीज़ का जो एक सेक्रीफाइस है ना, उसको कहीं ना कहीं ये बताने की कोशिश करी है। इसमें इन्होंने एक फ्रेज़ भी दिया था, अ टेरिबल ब्यूटी इज़ बॉर्न, राइट, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम परस्पेक्टिव। अब देखिए रिवाइज्ड एडिशन आपका 1919 में आ रहा है, द विल्ड स्वैंस एट कूल का, जो इनका अर्ली कलेक्शन का रिवाइज्ड एडिशन है, ठीक है। तो इसमें बिल्कुल इनकी न्यू पोएट्री कलेक्शन आपको समझ में आएगा रिवाइज्ड एडिशन के अंदर। उसके बाद देखिए मिखेल आपके रॉबर्ट्स एंड द डांसर, जो इनका 1921 में आ रहा है। देख रहे हैं आप यहाँ पर, ये भी आपके लेटर पोइट्री में इंपॉर्टेंट कलेक्शन है। ये ज़्यादातर मैंने आपको कलेक्शंस ही बताए इनके। द टावर इनका 1928, जिसमें आपके अप्रॉक्स 31 पोएम्स हैं और ऑलमोस्ट पोएम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम दिस कलेक्शन, द टावर 1928। मेजर लेटर पोइट्री कलेक्शन है, जहाँ से क्वेश्चन आपको टारगेट होते हैं, एजिंग, मेमोरी, आर्ट, हिस्ट्री, ये सभी आपको देखने मिल जाएगा। सेलिंग टू बाइजेंटियम जो है आपका इसी का पर्टिकुलर पीस ऑफ पोएम है, ठीक है, इस कलेक्शन का। उसके बाद द विंडिंग स्टेयर एंड अदर पोएम्स, अगेन इंपॉर्टेंट, 1933, ठीक है। तो लेटर पोइट्री का इंपॉर्टेंट कलेक्शंस है। तो सारे कलेक्शन से मैं आपको फेमिलियर करा रही हूँ फ्रॉम दिस स्लाइड ऑफ माइंड, क्योंकि मैं पर्टिकुलर पोएम्स आपको कई बार करा चुकी हूँ फ्रॉम दी डब्ल्यू बी येट्स। लास्ट पोएम्स एंड 2 प्लेज आपके 1939 उसके बाद आ रहे हैं, ठीक है। ये पोएट्री एंड ड्रामा, यानी कि येट का लेट लास्ट वर्क्स में एसोसिएटेड कलेक्शन है, जिसमें इन्होंने एज, डेथ और ह्यूमन एग्जिस्टेंस को समझने की काफ़ी कोशिश की है, अपने राइटर्स को समझाने की बहुत कोशिश की है, ठीक है। तो सारे कलेक्शन ऑलमोस्ट हम लोग देख चुके हैं, ये डब्ल्यू बी येट्स के। ऑलमोस्ट आप इनकी पोएम्स ही पढ़ते हैं, लेकिन आपको कलेक्शंस के बारे में भी पता होना बहुत ज़रूरी है। अब बात कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, जॉन गॉल्सवर्दी, ठीक है। और शायद जॉन गॉल्सवर्दी आपको विजिबल नहीं होंगे, चलिए मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड ऑन कर दूंगी। वेल आई एंड दिस वीडियो नाउ। और जितने भी मैंने राइटर्स आज की वीडियो में कवर किए हैं, होप इन सभी को आप रिवाइज करेंगे। एटलीस्ट आप वंस आपको सिर्फ इनको रिवाइज करने की ज़रूरत है, क्योंकि देखिए टाइटल है, अभी बिल्कुल जल्दी में आपका एग्जामिनेशन होने वाला है, तो आप ईजिली इनको हिट कर सकते हैं अगर आपको सेम क्वेश्चन एग्जामिनेशन में मिलता है, ठीक है। वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। स्टे कनेक्टेड विद ANS English Academy if you really want to revise all the important topic, crucial themes for exam perspective, right? We'll meet in next video. New है, don't forget to subscribe. or if you want to get PDF for revision perspective, membership join कर लीजिए, you get from there, okay?